अन्नू कपूर के बड़े चेहरे मैंने देखे, पर है कौन अन्नू कपूर? लाख मैं सोचूं कि जमी हूं आसमां हूं मैं, लेकिन उसे तो पता है कि मैं क्या कुछ नहीं हूं। क्या चाहिए अन्नू कपूर को? प्रधानमंत्री बनना। मेरी कीमत तब ज्यादा होगी जब मैं चला जाऊंगा। ऐसा लगता है कदम नहीं हुई। राही मनवा दुख की चिंता क्यों सताती है, दुख तो अपना साथी है। सब धर्मों को पढ़कर जितना भी पढ़ा, क्या समझा आप? सच जानना चाहते, मैन इज द बेस्ट क्रिएशन ऑफ गॉड एंड गॉड इज द बेस्ट इमेजिनेशन ऑफ मैन। अंताक्षरी जैसे शो ने आपको क्या सिखाया और कैसे आपका नजरिया बदला? अंताक्षरी ने मुझे सब कुछ दिया। 12x12 के कमरे में रहता था। सर आपने ये फिल्म क्यों की? मैं पैसे के लिए की, भी पैसा अच्छा देगा। पैसा क्या बदल देता है? कि दुख सबकी जिंदगी में है, सभी रोते हैं। 500 SEL मर्सिडीज में बैठ के रोने का आनंद कुछ और है। अगर आपको सर्वकालीन भारत के सबसे अच्छे 5 म्यूजिक कंपोजर बताने, ओरिजिनल जिन्होंने ज्यादा काम किया है उनमें ST बर्मन, मदन मोहन, नौशाद साहब का और जयदेव जी का बहुत नाम है, बहुत सम्मान है। आपने RD का नाम नहीं लिया। अब फिर यार मेरी जबान मत खोलो। मदन मोहन जी की डेथ के बाद एक फिल्म आती है वीर ज़ारा, और उसमें मदन मोहन जी के सारे गाने थे, उनकी डेथ के कई सालों बाद। हम मुर्दों की पूजा करने वाले लोग हैं। मदन मोहन ने अपने जीवन में वीर ज़ारा की कंपोजिशन से 1000 टाइम बेटर कंपोजिशन बनाई है। ओशो रजनीश ने कबीर की व्याख्या कर रहे थे तो उन्होंने एक बात की थी, जुमलेबाजी तो कमाल की थी ना। मीरा का नृत्य और बुद्ध का मौन जहाँ मिलते हैं वहाँ कबीर की उत्पत्ति होती है। तमन्ना भाटिया आपको पसंद है? आहा माशाल्लाह, क्या दूधिया बदन है। आहा। उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा कि माएं अपने बच्चों को ये गाना सुनाती हैं और उसको सुन के बच्चे सो जाते हैं। कितने उम्र के बच्चे सो जाते हैं? 70 साल का बच्चा भी हो सकता है भाई। देखो कि प्रियंका का बड़ा जिक्र आपका चलता है, अन्नू कपूर डालो गूगल पे तो भी आता है। 7 खून माफ में 21 सीन मना कर दिया था। Was it because आप उम्र में बड़े थे? Was it because वो कंफर्टेबल नहीं थी? क्या रीजन था जो उन्होंने ये किया? नहीं करती यार, नहीं करती। हीरो होता तो कर लेती, बात खत्म हो गई। उसके साथ मेरा एक बार क्लब ने वो किया कि आप नवाजुद्दीन सिद्दीकी का इंटरव्यू ले लीजिएगा, तो उसने जिस तरह से बोला, कोई भी व्यक्ति किसी लड़की के बारे में जब इस तरह के कमेंट करता है तो मुझे वो छिचोरा लगता है। मैं आपकी लव स्टोरी जब पढ़ रहा था, बड़ी रोचक लगी। वो ऐसी नियति थी कि मुझे नहीं मालूम था कि मेरी सोलमेट है, वो मेरी जीवन में आएगी, मैं उससे विवाह करूंगा और उसके बाद हम दोनों अलग हो जाएंगे, हमारा रीयूनियन होगा। दूसरी शादी जिनसे आपको एक बेटी हुई, तो उन्हें पता लग गया था। She slapped me and she asked for the divorce. वो दुख मेरी चिता पर जाएगा मेरे साथ। हमेशा आलिमों से ही नहीं मिलते सबक सारे, कभी कुछ जाहिलों से भी मगजमारी जरूरी है। सबकी जिंदगी में एक दौर आता है जब इंसान को यह एहसास होता है कि आया ऊंट पहाड़ के नीचे। मेरे लिए आज वो दिन है, क्योंकि मेरे साथ जो मेरे मेहमान हैं वो मुझसे कहीं ज्यादा बेहतर एंकर हैं, वो कहीं बेहतर शायर हैं, वो कमाल के एक्टर हैं, अच्छे गायक हैं, फिल्मी दुनिया के वो इंसाइक्लोपीडिया गूगल है जिनसे आप कुछ भी पूछ लीजिए। एक्टर के तौर पर आप उनको AI कह सकते हो क्योंकि उन्हें सब किरदार आते हैं। गायन हो, निर्देशन हो, मेजबानी हो या 100 से अधिक फिल्में, उन्हें दर्शकों ने इतना प्यार दिया है। और आज जब मेरे सामने वो बैठे हैं, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि आया ऊंट पहाड़ के नीचे। कैसे हैं अनिल कपूर साहब? नहीं, आप मेरे बारे में ज्यादा बोल गए हैं, ये बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। आपका स्वयं का इतना अच्छा नाम है और आपने अपने आप को दूसरों से बेहतर प्रूव किया है और हमें हमेशा करना पड़ता है। जीवन संघर्ष है, इट्स अ फियर्स बैटल, वी हैव टू कम्बैट ईच एंड एवरी डे। Thank you very much for inviting me here and I'm fine। एक 71-70 साल का आदमी जो हो सकता है वो ठीक है हम लोग। हालांकि मुझे सर ये लग रहा था कि अन्नू कपूर का पॉडकास्ट अगर कोई सबसे अच्छा कर सकता है तो अन्नू कपूर ही कर सकते हैं। नहीं, लेकिन मैं सचमुच में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। एक क्या होता है कि हम तो किसी बात के ऊपर बात कर सकते हैं, पर मेरे पास कुछ गप्पबाजी नहीं है। हाँ। मेरे पास इस तरह का कुछ आपको नहीं मिलेगा कि फिल्म इंडस्ट्री की कहानियाँ हैं, कोई कहानियाँ सुनाने के, वो तो आप अगर लीड करेंगे तो याद आ गया तो बात से बात निकली तो हो जाएगी बात। वरना हाँ, आप अगर मुझे बोलें कि सर अभी AI के ऊपर बोलना है या क्रिटिकल थिंकिंग के ऊपर बोलना है या साइकोलॉजी के ऊपर बोलना है, तो फिर मुझे एक थीम मिल जाती है और मुझे आगे बढ़ने का
एक मौका आप दे देते हैं कि अच्छा हो जाएगा। बट बहुत सारे लोगों ने मुझसे कहा कि सर, क्योंकि हम सब आपकी कहानियां सुनते आए हैं लगातार साल दर साल, चाहे वो रेडियो पर सुनना हो, टीवी पर देखना हो, बड़ा कन्विक्शन होता है। कई लोगों ने मुझसे कहा कि अन्नू कपूर साहब जब कहानियां सुनाते हैं ऐसा लगता है कि बस वो खड़े होकर वहीं देख रहे थे, इतना ब्यूटीफुली वो डिस्क्राइब कर देते हैं। वो जब आप कहानी सुनाते हैं उससे पहले जब कहानी लिखते हैं और उसको विजुलाइज करते हैं आप, तो सारी चीज़ों का कॉम्बिनेशन है, एक ही किसी चीज़ का नहीं। और पढ़ के करता हूं मैं जी। लेकिन एक्टिंग तो वही है ना भैया। एक्टिंग क्या है कि आप एक रियल व्यक्ति हैं, मैं आपको एक कैरेक्टर ऑफर करता हूं, तो आपके रियल को अनरियल होना पड़ता है कैरेक्टर में आने के लिए, ठीक है। और उस अनरियल से मैं उम्मीद करता हूं कि वो रियल दिखे। एक्टिंग यही तो है ना, यही एक्टिंग है, ये मेरी परिभाषा है। एक बड़ा अच्छा शेर था सर कि हर चेहरे में होते हैं कई चेहरे, जिसको देखो बार बार देखो। जी। अन्नू कपूर के बड़े चेहरे मैंने देखे हैं, पर है कौन अन्नू कपूर? मोसो कौन कुटिल खलकामी, पापी कौन बड़ो है मोते, सब पतितन में नामी, सूर पतित को ठौर कहाँ है, कहिए श्रीपत स्वामी। समझे ना, ये कि इसका कहने का मतलब यही है, लाख मैं सोचूं कि ज़मी हूँ आसमां हूँ मैं, लेकिन उसे तो पता है कि मैं क्या कुछ नहीं हूँ मैं। तो ये ऐसा, इसी में मुझे रहने दो, इसी में मेरी बहबूदी है, इसी में मेरी तरक्की है और इसी में मेरा सुख भी है। आपका नाम अनिल कपूर था। जी जी। अनिल कपूर को अन्नू कपूर बना दिया गया। हाँ, कभी लगा कि पहचान बदल गई क्योंकि हीरो बड़ा था उस दौर में? नहीं, वो उसकी वजह से तो वो हीरो था। हीरो तो हीरो ही होता है। अभी दो अनिल कपूर तो नहीं हो सकते थे ना, तो एक सामूहिक ही डिसीजन लिया कि भाई तू अनिल रह जैसा था। और अपनी कंट्री में अनुपम, अनुराग, अनवर, अनुपमा, अनुराधा, इन सब का निकनेम अन्नू हो जाता है। तो मुझे भी घर पे अन्नू ही बोलते थे। मैंने कहा यार नाम में क्या रखा है, जरा अन्नू कपूर कर लो। तो कभी सोचा आपने कि हमारे देश में माँ बाप, मतलब एक बच्चा 9 महीने में पैदा होता है, माँ बाप 9 मिनट भी नहीं सोचते नाम रखने के लिए, वही कॉमन नाम रख इसमें देते मेरे माँ बाप का कुछ लेना देना नहीं है। हैं? मेरा कुछ भी नहीं था। तो मुंबई में आने के बाद हुआ ना मेरा नाम। एनएसडी की डिग्री, दिल्ली की जो डिग्री मिली है राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय, वो अनिल कपूर को मिली है ना। अन्नू कपूर की कोई हैसियत ही नहीं है। मैं आपके बारे में पढ़ रहा था बहुत सारी बातें, तो आपकी माता जी आपके बारे में, एक गरीबी का दौर मैंने देखा। हालांकि आपके परिवार में सब अच्छे लोग थे, सबने अलग अलग क्षेत्र में अच्छा किया। आप एक पैट्रियोटिक फैमिली से आते हैं, परदादा जी, पूरी हिस्ट्री रही है जी। लेकिन उस हिस्ट्री पे जाने से पहले गरीबी समझना चाहता हूं, क्योंकि आपके बारे में जब पढ़ा मैंने तो ये कहीं देखा कि 10वीं के आसपास आपने चाय बेची थी। जी, ये सच है? हाँ, पढ़ाई छूट गई थी ना, तो कुछ ना कुछ तो कर रही था। इवन माता जी का था कि 40 रुपए की तनख्वाह पर नौकरी कर रही थी, वो चीजें आपको परेशान कर रही थी। अब मैं देख रहा हूं टिप टॉप अन्नू कपूर है, बट कहते हैं ना कि वो अंदर तो रह जाता है वो पुराना वाला। क्या होती है गरीबी? क्योंकि अब केवल यादों में रह गई होगी, और गरीबी का क्या असर पड़ता है इंसान पर? गरीबी का क्या असर पड़ता है? अभाव का पता पड़ने लगता है। आपको मालूम होता है कि भूख क्या है। आज मैं या मेरे बच्चे शायद उस भूख का दर्द नहीं पहचान सके, लेकिन मैं पहचान सकता हूँ। और एक जनरली हम अगर बात करें कि अभाव या दरिद्रता जो है वो आपकी सेंसिटिविटी को बढ़ाता है। आपको पता लगता है कि जो चीज़ दूसरों को इतनी आसानी से मुहैया थी वो आपको मिली नहीं है, और अब एग्जिस्टेंस ने आपको दे दी है, तो आप उस खाने की कदर करें। आपके पास जो है, जो दिया गया है, मिल गया है आपको, जिसको भी आप अल्लाह, खुदा, गॉड, भगवान कहते हैं, तो उसके लिए शुक्राना अदा करना बहुत ज़रूरी है। वो शुक्राना ज़रूरी नहीं कि मंदिर में जाके आप भगवान की मूर्ति के सामने या मस्जिद में जाके या किसी भगवान से या गॉड से आप, एक प्रार्थनामय होना, अपने एग्जिस्टेंस के प्रति, अपने अस्तित्व के प्रति प्रार्थनामय होना भी बहुत बड़ा काम है। थैंक यू कहना, धन्यवाद कहना, आभार व्यक्त करना। ऐसा नहीं किसी मूर्त के सामने जाके आपने आभार व्यक्त कर दिया, अपने निज से ही कि जो भी है उसने आज का मुझे खाना खिलाया
और ये भोजन जो मेरे पेट में गया ये मेरे शरीर को लग जाए, बदहाजमी नहीं हो, इसका आभार व्यक्त करना बहुत आवश्यक हो जाता है। अब जैसे आपके बच्चे होंगे, उन्हें यह एहसास नहीं होगा, बट आपने अपनी माताजी को देखा होगा, पिताजी को देखा होगा नाट्य कंपनी के दौर पे, आप चाय की दुकान पे नौकरी करने गए। नौकरी नहीं, मैंने चाय चलाई है, मतलब एक अकेला ही देश चलाने वाले ने नहीं किया, मैंने भी चाय बेची और बहुत ही मतलब ना इसमें शर्म की बात है और ना ही कोई गर्व की बात है। हमारा लाइफ था, जो लोग ऑटो चलाते हैं, जो चाय की दुकान पे काम करते हैं, या जो आप और मैं जो काम करते हैं, हम अपना मेहनत मजदूरी से जब तक काम कर रहे हैं तब तक हमारे लिए बहुत अच्छी बात है भाई। मैं जब सफल लोगों की कहानियां देखता हूं सर, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, क्रिकेट की दुनिया में MS धोनी से लेकर हर जगह पर, जो व्यक्ति गरीबी से उठकर बड़ा बना, अक्सर हमने देखा है कि जब उनके बाद उनकी 2-3-4 पीढ़ियां आगे आती हैं जी। जिनको सारे संसाधन मिल जाते हैं, वो उस तरह से लिव अप नहीं कर पाती है। बट वो व्यक्ति जो नीचे से आया था, उसकी भूख बरकरार रहती है। मैं 70 साल की उम्र में भी अन्नू कपूर को देख रहा हूं कि पैशन है, वो डांस भी कर रहे हैं, एक्टिंग भी कर रहे हैं। ये सवाल मैंने रवि किशन से ही पूछा था कि आप सब कर रहे हो, कहे बाबू बहुत दिन तक झेला है, चावल गर्म करके खाते थे, पिताजी बीमार हो गए थे, माताजी बीमार थी, जा नहीं पा सकते थे, क्योंकि पता था एक बीमार है लेकिन 30 आदमी और बैठा है, इससे खर्चा उठाना है। सही बोल रहा था। अब मिल रहा है तो चाहते हैं लूट लें। अभी भी 5 स्टार में जाते हैं, लॉन्ड्री में ऑर्डर नहीं कर पाते कि सफाई कर दो, क्योंकि बिल बड़ा लगता है। पैसा है लेकिन वो इतना गरीबी झेल लिए कि निकाल ऑर्डर नहीं हो पाता। पैसे की कदर मालूम हो गई। अगर वो ये कह रहा था तो इसका मतलब ये था कि हमें पैसे का मूल्य मालूम है। एक बड़ी पुरानी बात है कि फोर्ड का बेटा बहुत अनाप शनाप उसके खर्चे होने लगे, बिल आने लगा महीने का $10,000 का, $20,000 के आने लगे। तो जेराल्ड फोर्ड ने अपने बेटे को बुलाया और कहा कि तुम्हारे बिल्स बहुत आ रहे हैं, पर मंथ का बहुत खर्चा हो रहा है। कहने के या डैड इट विल हैपन। ही वाज स्टन्ड कि इट विल हैपन, व्हाट डू यू मीन इट विल हैपन? या my father is not a poor man. Your father was a poor man. My father is not a poor man. आप समझ रहे हो मेरी बात? मेरे पिता जो हैं, उस फोर्ड के बेटे ने कहा कि मेरे पिता गरीब नहीं है, आपके पिता गरीब होंगे तो आपको $20,000 ज़्यादा लग रहे हैं। मैं तो $2 मिलियन भी खर्च करूं तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो फोर्ड ने कहा कि तेरा भाग्य तेरे साथ है, क्या कर सकते हैं। बट संघर्ष सिखा देता है, गरीबी सिखा देती कुछ। हमें तो सिखाया, रवि किशन को सिखाया होगा, हर एक को सिखाया जो गरीबी से गुजरा है। देखो एक बात सुनो, अपनी गरीबी को ग्लोरीफाई भी नहीं करना है। अगर उसमें शर्म की भी बातें, आई थिंक 30, 40, 50 seconds in just now, I just uttered these words. Neither to feel ashamed of it, nor to bask in the glory of your poverty. कुछ नहीं है जिंदगी का था। मेरी गरीबी ही मेरी गरीबी के कारण मैं ऐसा नहीं हूं ना। मेरे निज के अपने अध्ययन मनन चिंतन भी तो होगा, ऐसी बात नहीं है, जिनका बाय प्रोडक्ट मैं हूं। तो गरीबी मेरे एग्जिस्टेंस का एक पार्ट थी, एक दौर थी जिससे मैं गुजरा हूं। ना मैं उसके लिए शर्मिंदा हूं, ना मुझे इस बात का कोई गर्व है। बात खत्म हो गई। आपने कहीं पर ही कहा था सर कि मेरी कीमत तब ज्यादा होगी जब मैं चला जाऊंगा। हाँ, ये क्यों लगता है आपको ऐसा? ऐसा लगता है, कदम नहीं हुई, कोई बात नहीं। आपको लगता है जितना आप डिजर्व करते हो उतना आपको क्रेडिट या रिस्पेक्ट? वैसे तो कहने को अगर ये कहें कि एक एग्जांपल दे रहा हूँ, जेल से निकलने वाला आदमी 26 जनवरी को जब छोड़ा जाता है तो हमने सर्वे में देखा, मैंने एक चीज़ शूट की थी, 98% लोग मानने को तैयार ही नहीं है कि उन्होंने कोई अपराध किया था। मेरे पास उनकी फुटेज है। 98% लोग मानने को तैयार नहीं है। जो 18, 19 साल के बाद निकले हैं जेल से, वो मानने को तैयार ही नहीं है। उसी तरह से हम मनुष्य हैं, हम मानने को कैसे तैयार हो जाएं कि हमें जो डिज़र्व करते थे वो नहीं मिला। तो मैं भी शायद उन्हीं मानसिक रोगियों में से एक हो सकता हूँ जो सोचता है कि मुझे, मैं जो डिज़र्व करता था मुझे नहीं मिला। तो क्या शिकायत आपको, क्या लगता है क्या? क्योंकि आपने हर क्षेत्र में तो अच्छा किया है, अभी भी आप रेलेवेंट हैं, और रेलेवेंट नहीं आप कमाल कर रहे हैं। मैंने अभी
प्री में भी कहा कि जब मैंने जॉली एलएलबी 2 देखी तो अक्षय कुमार मेरे पसंदीदा हीरो में से, लेकिन आप उन पर भारी पड़ रहे थे। मैं शौकीन में देखा, मुझे लगा यार मेरा बुढ़ापा ऐसा हो तो मजा आ जाए। शौकीन। मैंने विकी डोनर देखा, मैंने कहा भाई गजब है, चड्ढा साहब तो एकदम फाड़ के रखी है। तो आपकी आने वाली फिल्मों की लिस्ट भी अभी लंबी चौड़ी दिख रही है मुझे। कहाँ शिकायतें? आपने टीवी में राज किया, डिजिटल में अभी आप छाए हुए हो, टीवी शोज कर रहे हो, अंताक्षरी आपने कर दी, 80 के दशक से लेकर आज 25 में बैठे हैं। आदमी लालची होता है, उसको बहुत कुछ चाहिए होता है, ये समझ। क्या चाहिए अनु कपूर को? बहुत चाहिए। क्या? प्रधानमंत्री बनना है मुझे। वो अब आपने इसको मजाक में ले लिया, लेकिन असल में क्या है कि ना मुझ में प्रधानमंत्री बनने की क्षमता है, ना मेरे अंदर उस तरह की प्रतिभा है, ना मेरा ऐसा भाग्य है, और ना ही मेरे अंदर कोई काबिलियत है कि मैं किसी भी देश का प्रधानमंत्री बन पाऊँ। बस खत्म हो गई। कोशिश भी तो नहीं की आपने वहाँ पे? हाँ जी, कोशिश भी तो नहीं की। नहीं, मैं योग्यता ही नहीं ना बॉस, आप समझे नहीं। मैं डिजर्व ही नहीं करता, मेरे अंदर गट्स ही नहीं है। क्या योग्यता होती मेरे है? अरे वो अच्छा वो समझ, देखो नंबर बता कि प्रधानमंत्री बनने के लिए आपके पास एक खास चित्त की आवश्यकता होती है, जहाँ पर आपको पॉलिटिकल जो मनूवरिंग है, पॉलिटिकल गेम्स जो है वो खेलने होते हैं आज के समाज में। आप जिसको आप कलयुग बोल रहे हैं, पुराने टाइम के ऊपर भी वैसे ही खेलने होते थे। पॉलिटिक्स, मैंने किसी जगह बोला भी था कि पॉली मतलब मैनी, पॉली जो टर्म है, पॉलिटेक्निक, पॉलीक्लिनिक मतलब मैनी, पॉली इज द लिटिल मीनिंग ऑफ पॉली इज मैनी, और टिक्स, टिक्स मतलब कीड़े जो होते हैं, मैनी कीड़े समझ रहे। तो वो अपने अंदर टैलेंट नहीं है, अपने अंदर वो टैलेंट नहीं है। किस तरह से मनूवरिंग करनी है, कैसे मैनिपुलेशन करना है, कैसे कहाँ पे किस आदमी को समझना है, किस आदमी से कैसे बात करनी है, कहाँ किस पे दावा ठोकना है, कहाँ किसी के ऊपर तीर चलाने हैं, कहाँ, वो सब मेरे अंदर नहीं है। मैं तो शायद अगर कभी इस तरह से बोलने का मौका मिले तो मैं तो धाड़ धाड़ से बोल देता हूँ। क्या नुकसान होता है इसका, ये जो आपकी बेबाकी बिंदासपना है कि कुछ भी कह दिया? नहीं, कुछ भी तो नहीं कहता बॉस मैं। आप मुझे उस कैटेगरी में नहीं रख सकते। कुछ भी से मेरा कॉन्टेक्स्ट है कि मतलब पॉलिटिकली हर बार करेक्ट जरूरी नहीं है, दिल में जो साफ था कह दिया। नहीं, मैंने पॉलिटिकली नॉन करेक्ट तो कभी कभी बोला भी नहीं है, क्योंकि बताऊं क्यों, मैं पॉलिटिक्स को बहुत अच्छी तरह से पहचानता हूं। और आपके देश की पॉलिटिक्स, ऐसा नहीं कि मैं पहचानता नहीं हूं। इस पॉलिटिक्स में आने के लिए आपके पास जितनी बड़ी फितनागिरी चाहिए, जितना इंटेलिजेंट एंड चतुर, चालाक, चौकस, चमत्कारी होना चाहिए, वो प्रतिभा हमारे अंदर नहीं है। कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई शिकायत नहीं। इसलिए हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। बहुत ख्वाहिशें तो बहुत हैं, इच्छाएं बहुत हैं, और जैसे हम एक शब्द का इस्तेमाल करते हैं, वो शब्द है वासना। तो वासना को हम उसके तार जोड़ते हैं स्त्री के प्रति वासना। अरे वासना स्त्री के प्रति ही एक वासना आपकी कुर्सी के प्रति आपकी जो वासना है, आपने हर व्यक्ति, हर पॉलिटिशियन जो वासना उसकी कुर्सी और सत्ता के लिए, उससे कभी मुक्त हो ही नहीं पाता है। वो वासना धन के लिए, आपने देखा नहीं है कि जिन लोगों को नामचीन होने का शौक है, यश कीर्ति कमाने का शौक, कुछ भी हो, लोग मुझे पहचाने, मैं जानूं कि क्या हूं, लोगों को जाना चाहिए। तो एक साहब मुझे ऐसे मिले जिनको बहुत शौक था। मैंने, सर आपका तो इतना नाम होगा कि आपके नाम के ऊपर तो मतलब फ्लू भी हो गया है। लोगों ने आपके नाम का स्वाइन फ्लू, वो समझ ही नहीं पाए कि मैं क्या बोल गया। नहीं, ग्रीड और ये मन में अतृप्त इच्छा कि यार जो मिलना चाहिए था नहीं मिला, लेकिन उस चीज़ का, इसमें रोने धोने की क्या बात है, इसमें रोने धोने की क्या बात है, हार जीत तो दुनिया भर के साथ है। इसमें रोने धोने की क्या बात है, हार जीत तो दुनिया भर के साथ है। नपी तुली चंद सांसें माटी की मिली, यही क्या कम मिला। नपी तुली चंद सांसें
माटी की मिली यही क्या कम मिला। अब ये किस्मत की बात है, किसी को खुशी किसी को गम मिला। तुम तो हो इंसान कह लेते हो दुख दर्द को, चांद कहाँ तक रोए जिसके आगे पीछे रात है। इसमें रोने धोने की क्या बात है, हार जीत तो दुनिया भर के साथ है। लेकिन खूबसूरत शेर है। लेकिन एक शेर हमने भी सुना था कि इंसान की ख्वाहिश की कोई इंतहा नहीं होती, 2 गज जमीन चाहिए 2 गज कफन के बाद भी। हाँ, तो जिंदा है तो ख्वाहिशें तो है। आपने कहा भी कि कुछ अधूरा है, वासना सबके अंदर होती है। आपकी वासनाएं क्या क्या है? नहीं, अब धीरे धीरे वो चुक रही, अब नहीं धीरे उम्र के साथ साथ रियलाइज हो रहा है कि ठीक है, अगर अब उसको वासना, अब जानना चाहता हूं कि जीवन में हम मनुष्यों के दुख के कारण क्या हैं। इससे पहले भी न जाने कितने संन्यस्त सिद्धस्त लोगों ने इसको जानने की कोशिश की है। वेस्टर्न फिलॉसफी में भी किया है, यहाँ बुद्ध के दर्शन में भी हुआ है, महावीर के दर्शन में भी हुआ है कि क्यों है यार, क्यों है एक अनजानी, अनसीन, अननोन एंटिटी के लिए इतना गड़बड़ झाला, जिसको जाना नहीं, पहचाना नहीं, देखा नहीं, उसके लिए इतनी मारम मारी मची हुई है यार। मुझे उससे शिकायत नहीं, मुझे तो अपने वालों से, अपने वालों मनुष्य जाति के ऊपर दया आती है यार कि यार कहाँ हमें भेज दिया यार, क्यों भेज दिया यार, क्यों, वाई दिस नेचर इज द बिगेस्ट एनिमी ऑफ अवर एग्जिस्टेंस, सर्वाइवल। ये कोई भगवान भगवान ये सब फालतू की बातें, कुछ नहीं है। जिसको आप मदर नेचर, मदर किसी को तंग नहीं करेगी भाई, मदर नेचर नहीं, वो ये नेचर हमारा सबसे बड़ा शत्रु है। हमें पैदा करता है, अच्छा पैदा कर लिया, उसके बाद इमोशंस दे दिए, इमोशंस में हम अपनी माता से जुड़ गए, हमारी माता के प्रति हमारा स्नेह हो गया, भाई बहनों के प्रति हो गया, पिता के प्रति स्नेह हो गया, फिर जीवन में एक लड़की आई, उसके प्रति बिल्कुल एक स्नेह का, प्यार का, प्रेम का एक नया रूप देखने को मिला। और उसके बाद माँ चली गई यार, जो जननी थी वो चली गई, पिता चले गए, बहन की शादी हुई, उसकी शादी टूट जाती है। सारे दुख के अलावा कुछ नहीं मिल रहा है मुझे, सिवाय दुख के अलावा कुछ नहीं मिल रहा है। और अगर जिन लोगों को मिला भी है और वो भरम में बैठे हुए हैं कि ये तो वो होटल है जहां से चेकआउट होना ही नहीं है, तो उनको बताना चाहता हूं, बड़े बड़े आए और बड़े बड़े चले गए। जिन्होंने इस दुनिया को होटल समझा वही थोड़ा सा ठीक ठाक से गए। गुरु चेक इन किया है, 12 बजे से पहले चेकआउट करना पड़ेगा। बड़े बड़े आए यहाँ पे, हम टिकेंगे, ये तो हमारी गद्दी है, ये दुनिया एक सराय है। क्यों अस्तित्व, लाई हयात आए कज़ा ले चली चले, जीवन लेके आया मौत लेके जा रही है। लाई हयात आए कज़ा ले चली चले, अपनी खुशी ना आए ना अपनी खुशी चले। ये क्या मचा रखा है यार, क्यों मचा रखा है? पूरी समस्त मनुष्य जाति को बर्बाद करके रखा हुआ है यार। क्या इसीलिए हम पैदा हुए हैं, एक दूसरे से लड़ने के लिए? क्या, व्हाट इज दिस नॉनसेंस? ये प्रकृति ने हमारे साथ जो खेला है, इसको सोचने की बात है। बड़े बड़े लोगों ने सोचा है, अगर मुझ जैसे जो बहुत तुच्छ व्यक्ति है उसके मन में भी आ रहा है तो कौन सी बुरी बात है यार। अब सर 70 साल में जिस तरह से आपने जीवन का दर्शन मुझे दिखाया, उसमें मुझे निराशा नजर आ रही है, आक्रोश नजर आ रहा है। मैं 31 का हूं, मेरे सामने एक लंबी उम्र पड़ी है। मैं इस नजरिए से जीवन को देखूं या इसका दूसरा नजरिया? मैं अपने विचार तुम पे थोपना नहीं, मैं समझने की बात कर रहा हूं ना। मेरा नजरिया जो है वो 70 साल के बाद आया है। आज आप 7-8 जो रोटी खाते हो चुपड़ी हुई, वो आप पचा पाओगे एक, लेकिन एक भगवान तुम्हें दीर्घायु दे, 70 के बदले 80 हो जाओगे और थोड़ा सा उस ट्रैक के ऊपर निकल गए जहां अस्तित्व में प्रश्न होने लगेगा, तो मेरे वेलकम टू द गैंग हो जाएगा। अगर पढ़े लिखे हो, और पढ़े लिखे मतलब कॉलेज की डिग्री वाले नहीं, लेकिन अगर सेंसिटिव हो, सोचते हो, अध्ययन किया है, मनन किया है, चिंतन किया है, तो आ जाएगा। या तो इधर जाओगे या उधर जाओगे। राही मनवा दुख की चिंता क्यों सताती है, दुख तो अपना साथी है। दोस्ती फिल्म का गाना 1964 का, कितने साल होने वाले हैं, हाँ? और क्या लिख के गया मजरू सुल्तानपुरी, राही मनवा दुख की चिंता क्यों सताती है, दुख तो अपना साथी है। सुख है एक छांव ढलती आती है जाती है, दुख तो अपना साथी है। कौन, किसने बोल दिया तुमको कि सुख है? तुम्हारी पूरी इच्छाएं,
तुम्हारे पूरा अटेम्प्ट, आपने कभी सोचा है शांति की गुहार क्यों करने लगते हैं हर धर्म के अंदर? हम ओम शांति शांति, शांति नहीं है तभी तो शांति बोल रहे हैं ना। शांति होती तो कभी बोलते नहीं। आपने हर धर्म की पढ़ाई की, मैंने ये भी कहीं पढ़ा कि आपने हर धर्म को जाना समझा, जितना, हाँ, जितना भी एक जान सकता हूं। जान सकता था। फिर आप अपने आप को एथिस्ट कहते हो जी। कि आपने सबको पढ़ा, हिंदू धर्म में आप पैदा हुए, लेकिन आप एथिस्ट हो। एथिस्ट होना क्या होता है? रादर ये कहूं एग्नोस्टिक हूं, क्योंकि अभी भी जानने की कोशिश कर रहा हूं, पढ़ता हूं। और जब तक आप क्रिटिकल थिंकिंग के साथ, जब तक आप समभाव के साथ, जब तक आप तटस्थ भाव के साथ नहीं पढ़ोगे, आप सत्य जान नहीं पाओगे। अगर मैं तुम्हारा ही हुआ तो तुम्हारे वो पॉइंट्स नहीं जान पाऊंगा जिनके अंदर कुछ और डायमेंशंस दिख रहे हैं। जरूरी नहीं कि नेगेटिव डायमेंशंस दिखें, ऐसा नहीं है। इसलिए तटस्थ होना, रैशनल पर्सपेक्टिव के साथ किसी चीज की स्टडी करना भी बहुत तो जरूरी है। सब धर्मों को पढ़कर जितना भी पढ़ा, क्या समझा आपने कि जो आपने कहा कि मैं किसी धर्म का नहीं हुआ? सच जानना चाहते हो? हाँ, अंग्रेजी में एक इडियम है, मैन इज द बेस्ट क्रिएशन ऑफ गॉड एंड गॉड इज द बेस्ट इमेजिनेशन ऑफ मैन। ये सब मनुष्य के बनाए हुए धर्म हैं। उसकी सुविधा के लिए धर्म के अपने कुछ थोड़े बहुत भी फायदे हैं। कोड ऑफ कंडक्ट दिया होगा, कुछ बेसिकली दिया होगा, सब मनुष्य निर्मित हैं। इसीलिए हर धर्म कहीं ना कहीं जाके अपने आप को ये प्रूव करने की कोशिश करता है कि बड़ा वो वैज्ञानिक है, क्योंकि विज्ञान जो है सत्य को जानने की, परखने की कला का नाम है। तो आप ये कह रहे हैं कि जितनी आस्थाएं, जितना विश्वास किसी भी धर्म के अलग अलग लोग करते हैं, ये कभी किसी ने एक कल्पना का आकार दिया और उसके बाद आने वाली पीढ़ियां उसी कल्पना के आधार पर फॉलो करती गई, क्योंकि हम डरे हुए युग लोग थे। युगांतर से। क्योंकि हम डरे हुए लोग थे, हमें एक हाँ, विश्वास देखिए, चाहिए बिल्कुल सही, बिल्कुल सही टर्म इस्तेमाल किया। या तो डर बना के रखा गया, या लालच। लालच और डर एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। लालच है स्वर्ग का और डर है नरक का। एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। भय, जिससे तुम भय करते हो उससे तुम प्रेम कैसे कर सकते हो? फिर मुझे अमिताभ बच्चन की उस सीढ़ियों वाला डायलॉग याद आता है, वो जो तुम्हारी सीढ़ियों पर कभी नहीं आया। हाँ, वो 786 का बिल्ला लगा के बैठा रहता है वो उस चक्कर में मत जाओ यार ये तो फिल्मी लोग हैं, फिल्मी इन लोगों का वहाँ कोई चिंतन नहीं है। नहीं, जब गैलरी डर करती आया, है। जैसे अपने पर इंसान कई बार नास्तिक हो जाता है। मैंने बहुत सारे बॉलीवुड के प्रोड्यूसर को देखा, राजकुमार हिरानी ने कई फिल्में बनाई, लेकिन जब उनके पिताजी की जब देहांत हुआ तो वो भी कौओं को खिला रहे थे, जो हमारी मान्यताएं थी, आस्थाएं थी। तो इंसान अपने पे तो एक्सपेरिमेंट कर लेता, लेकिन अपनों पे फिर जाकर वहीं चलाता जिस पर वो सवाल खड़े कर रहा था। क्योंकि मैं इन लोगों के बारे में जानता नहीं हूँ कि इन्होंने क्या किया क्या नहीं किया, इसलिए मैं उन पे कमेंट नहीं कर पाऊँगा कि राजकुमार हिरानी ने ऐसा क्यों किया या अलग लोगों ने किस तरह से क्या किया। कभी कभी हो सकता है कि घर वालों का प्रेशर आ जाता है, एक। और दूसरा, अगर सचमुच आप नहीं मानते हैं, सचमुच आपके अंदर न आस्तिक होने की प्रक्रिया जागृत हो गई है, तो क्या फर्क पड़ता है आपको? तो जैसे आप हैं, आप अपने बारे में सोच भी रहे हैं, कभी आफ्टर लाइफ सोचा आपने कि आफ्टर लाइफ में आपकी जो एंड प्रक्रिया है वो कैसे करोगे? क्योंकि आप नास्तिक कह रहे हो खुद को। आफ्टर लाइफ मतलब पुनर्जन्म की बात कर रहे हैं? इस जन्म का जब अंत होगा, कभी सोचा आपने? हाँ, अंत होगा तो होगा, जैसे सबका होता है। आई एम नॉट बॉदर्ड अबाउट उसके बाद क्या होता है। अंत जो हो वो इतना ज़रूर सोचा है कि किसी पर बोझ बन के नहीं जाऊं। और तुम्हें बता रहा हूं, आई एम एन ऑनरेबल मेंबर ऑफ अ स्विस ऑर्गेनाइजेशन कॉल्ड डिग्निटाज। नहीं, अंत में मेरा जो सवाल था वो था कि जो प्रक्रियाएं होती है, जैसे मैं हिंदू धर्म में हूँ, हमारे यहाँ किसी का अंत होता है तो एक पूरी प्रक्रिया होती है कि गंगा जल डालते हैं, तेरवी करते हैं, धर्म के हिसाब से हम मानते हैं कि इस तरह से इनको अब इस लोक से हम उस लोक की तरफ भेज रहे हैं। आप क्योंकि पूरे जीवन नास्तिक रहे, कभी ये ख्याल आता है कि नहीं, बिल्कुल नहीं, मुझे क्या फर्क पड़ता, मैं तो चला जाऊंगा। जिसको जो करना करे, जिसको जो करना करे, तुमको जलाना हो, गाड़ना हो, बहाना हो। बहुत पहले एक अमित खन्ना के साथ एक फिल्म कर रहा था, तो उन्होंने कहा यार ये है, यहाँ पर 2 गानों की ज़रूरत है। तो मुझे एक कंपोजिशन याद आ गई, हो काया चलत प्राण काहे रोई। इट्स कन्वर्सेशन, इट्स अ डायलॉग बिटवीन काया एंड आत्मा। देखिए कितना अपने पुराने, मतलब पारंपरिक जैसे कहते हैं अपने पुराने, हो काया चलत प्राण काहे रोई। तो प्राण जो आत्मा है
वो पूछ रही है काया से कि तुम रो क्यों रही हो, और जवाब मिलता है कि तुम तो गवन अंत गवन कीना, तुम तो गइल अंत गवन कीना, हमरी का दस होई, हमरी कागत हो, तुम तो गइल, समझ रहे ना, आपको तो हाँ, समझ, हाँ, हाँ, हाँ। तुम तो गइल अंत गवन कीना, हमरी कागत हुई, इसलिए रो रही हूं। काया इसलिए रो रही थी कि तुम तो चले गए, अब हम जलाए जाएंगे, गाड़े जाएंगे, बहाए जाएंगे, कुत्ते नोच के खाएंगे, कौए गिद्ध खाएंगे, हमको क्या पता है, इसलिए रो रही हूं। लेकिन ऐसा सा है तो कंपोजिशन है, उस टाइम के लोगों ने सोची, बट आई एम नॉट बॉदर्ड, वट एवर यू वॉन्ट टू डू विद माई बॉडी डू इट, नो नो प्रॉब्लम एट ऑल। अच्छा, आप पुराने जमाने जो गाने लिखे सर, उनमें लाइफ बेस्ड बातें बहुत थी, ज्ञान बहुत था, समझाने की कोशिश थी, शायद इसीलिए आज भी याद रह गया। क्या अंतर देखते हो उस दौर में, क्योंकि मैंने जितने भी किस्से कहानियां सुने उनमें एक मैसेज होता था, क्या फर्क है? क्योंकि आप आज भी रेलेवेंट हो, फिल्में आज भी कर रहे हो, गाने आज भी हिट हो रहे हैं, कहानियां आज भी सुना रहे हो, बट वो कहानियां आज के जो गाने हैं आपकी चाय आ गई सर। उनमें जनरली स्पीकिंग बात कर रहा हूँ, क्योंकि मैं फिल्में देखता नहीं हूँ, इसलिए एक एक फिल्म की समीक्षा टिप्पणी नहीं कर पाऊंगा, लेकिन जनरली स्पीकिंग दो चार रोमांटिक गाने होंगे, एक आइटम नंबर हो गया, वो हो जाएगा। इस वजह से गानों का पैपी होना बहुत ज़रूरी है। अभी पैपी सॉन्ग के अंदर आप उम्मीद करो कि कोई दर्शन की बातें हो जाएं, ना तो वैसे सुनने वाले लोग हैं, ना वैसे ऐसे लिखने वाले हैं, और ना ऐसे फिल्म बनाने वाले लोग हैं, जनरली स्पीकिंग। और 1-2% निकल आते हैं तो वो अपना काम करके जाते हैं, क्यों नहीं, हैं बने हैं गाने, अच्छी बात बने हैं। जैसे मैं इंडियन आइडल भी देखता हूँ, कोई रियलिटी शो देखता हूँ, आप खुद भी अच्छा गाते हैं, उनमें भी वही गाने आते हैं। नहीं, उनको जब जरूरत पड़ती है ना, उनकी जब टीआरपी डाउन होने लगती है तो उनको फिर ऐसे गाने चाहिए होते हैं। और उसमें एक और प्रॉब्लम है कि शायद पैपी गानों की रॉयल्टी मिलने की भी प्रॉब्लम रह जाती है, इसलिए फिर मजबूरन हो के आइए उस पर ही आ जाएं आप, जिसमें इजी लेबलिंग की प्रॉब्लम ज़्यादा नहीं हो। ये भी कारण हो सकता है, ये भी कारण हो सकता है, और जनता की रुचि का कारण भी हो सकता है, और शायद हो सकता है जनता जो है उसको एक चेंज के लिए अब पुराने गाने चाहिए होंगे। 1993 से 2006 तक आपने टीवी पर अंताक्षरी की। जी जी। और ये शो बड़ा हिट रहा, हम सब के बचपन की मेमोरीज रहा। बचपन में कहूँगा क्योंकि मैंने बचपन में ही आपको देखा था, सौभाग्य के साथ बैठे हैं। अंताक्षरी जैसे शो ने आपको क्या सिखाया और कैसे आपका नजरिया बदला? सर, अंताक्षरी ने मुझे सब कुछ दिया। मैं तो एक 12x12 के कमरे में रहता था, और अंताक्षरी से थोड़ा बहुत आर्थिक स्थिति ठीक हुई, थोड़ा सामाजिक स्थिति ठीक हुई, समाज में मतलब इंडस्ट्री के अंदर थोड़ी सी पहचान बनी। और अंताक्षरी ने मेरे अंदर के अंदर जो एक संगीत वाला पक्ष था ना, उसको और उजागर कर दिया। फिर मुझे लगा यार पैसा अब मिलने लगा है तो ज़रा अच्छे गानों को ज़रा और गौर से याद किया जाए, वो किया जाए। तो धीरे धीरे एक संगीत और कविता जो कहीं छुपी हुई थी, उसको एक प्लेटफॉर्म मिल गया। तो अंताक्षरी का सबसे ज्यादा चर्चित हिस्सा क्या होता था? जो आप शो बनाते होंगे, हम टीआरपी आती होगी। नहीं, वो गजेंद्र सिंह डायरेक्ट करता था। और आपको फीडबैक तो आते होंगे ना कि ये वाला अन्नू जी ज्यादा लोग सुनना पसंद करते हैं, ये किस्सा जो है सबसे मशहूर। अबाउट फीडबैक, मैंने अंताक्षरी के आई डाउट मैंने 4 एपिसोड भी नहीं देखे होंगे। 4, सर जी मैं झूठ नहीं बोल रहा, 4 एपिसोड। मैंने सबसे ज्यादा एपिसोड जिस टेलीविजन सीरियल के देखे हैं वो शायद महाभारत होगी। 10-12 एपिसोड देखे होंगे, 15 एपिसोड देखे होंगे मैंने, 10-12 देखे होंगे। अच्छा लगा था महाभारत आपको उस टाइम के ऊपर? हाँ, उस टाइम के ऊपर नया टेलीविजन लिया था मैंने, तो नहीं, ये तो मेरे पास तो मेरा टीवी तो 27 मई को आया है ना, तो फिर मैंने कहाँ पे देखे इसके, कहीं देख लिए होंगे। क्या अच्छा लगा था महाभारत में आपको? कहानी बचपन से जो सुनते आ रहे हैं, वो कृष्ण के संवाद हैं, और भीष्म पितामह हैं, और अर्जुन हैं, और फलाना, तो सुनते आ रहे थे। सबसे बढ़िया चरित्र महाभारत का कौन सा लगता है आपको? लेट्स नॉट टॉक अबाउट इट। आई वुड नॉट लाइक टू टॉक religion or politics. There is a reason behind it,
and a very strong reason. I don't want to get into any kind of controversy because I'm capable of ripping everything apart. ठीक है, मैं उसका सम्मान करता हूँ। मैं बच नहीं रहा हूं। समझ रहा हूँ, मैं समझ रहा हूँ, आप बच नहीं रहा, मैं अंतर समझ गया उस बात का। क्योंकि अगर मैं बताने बैठ गया, आपको ये लग रहा है कि लोग सच सुनने को तैयार नहीं हो, नहीं सुनने को तैयार, क्योंकि आपने सिर्फ सुना है, पढ़ा नहीं है, अध्ययन नहीं किया है, एक एक चीज का आपने अर्थ आपको इंटरप्रेट नहीं किया। वहां लिखा हुआ है सब कुछ, और जो लिखा हुआ है उसके बारे में बात नहीं करनी है। सब सुना हुआ है, सब सुन के ही सारा कुछ है, सुन के ही चरित्र आपने गढ़ लिए हैं, सुन के ही कल्पना कर ले। आपकी कल्पना के अंदर जो सुंदर मूर्तें बसी हुई हैं, मैं उनको काहे को डिस्टर्ब करूं यार? क्यों डिस्टर्ब करूं मैं? मुझे कोई हक नहीं है, इसलिए मुझे माफ करो। मैं तुम्हारी आस्था को, तुम्हारे हृदय के अंदर बसी हुई सुंदर छवि को, तुम्हारे अंदर जो आस्था है, मानता है, विश्वास है, उसको तोड़ने का मुझे कोई हक नहीं है। मैं नहीं चाहता तुम्हें किसी तरह से भी डिस्टर्ब करूं। मैं डिस्टर्ब हो गया वो अलग बात है, लेकिन मैं नहीं चाहता, इसलिए मैं किसी से बोलता ही नहीं हूं। अकबर इलाहाबादी का बहुत कमाल का शेर है, मजहबी बहस मैंने की ही नहीं, मजहबी बहस मैंने की ही नहीं, इतनी अकल मुझ में थी ही नहीं। ये समझ लो आप, ये समझ लो आप। पापी कौन बड़ो है मोते, ये सूर, महाकवि सूर बोल रहे हैं। समझ सको तो समझ लेना, पापी कौन। और आप तो क्योंकि उत्तर प्रदेश के हो तो आपको भाषा आपकी बहुत अच्छी है। पापी कौन बड़ो है मोते, सब पतितन में नामी, सूर पतित को ठौर किते है, कहिए श्रीपत स्वामी। मतलब मुझसे ज्यादा गुजरा गया बीता तो कोई होगा ही नहीं। बुल्ले शाह, हा, बुल्ले शाह इतना अपने को विनम्रता की इतनी हद के नीचे इतना अपने को गिरा देना। बुल्ले शाह कहते हैं कि राती जागरण करें इबादत, रात को जाग के इबादत करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, नमाजें पढ़ते हैं। राती जागरण करें इबादत, राती पौंखण कुत्ते, रात को कुत्ते भी भौंकते हैं, चौकीदारी करते हैं। तैती उत्ते, ये भी तुझसे हायर हैं, ये भी तुझसे बेहतर हैं। राती जागरण करें इबादत, राती पौंखण कुत्ते, तैती उत्ते, खसम अपने दा दर छट देना, अपने मालिक का दरवाजा नहीं छट दे। पावी मारो 100 जूते, 100 जूते मारो, फिर भी अपने मालिक का दरवाजा नहीं छोड़ के जाते हैं। ये है उनकी लॉयल्टी। खसम अपने दा दर छट देना, पावी मारो 100 जुत्ते, 33 उत्ते, ये तक तुझसे हायर हैं। उठ बुलिया उठ बुलिया चल यार मना ले, नहीं तो बाजी ले गए कुत्ते। 33 उत्ते, उठ जा, जाग जा, नहीं तो कुत्ते भी तुझसे आगे बढ़ जाएंगे। सर, ये विनम्रता धार्मिक लोगों के अंदर नहीं मिल सकती। ये विनम्रता केवल अगर मिलेगी तो सचमुच जो संन्यास्त हो गया उसके अंदर मिलेगी, या फिर किसी वैज्ञानिक के अंदर मिलेगी। ये विनम्रता और किसी में नहीं मिल सकती। धार्मिक लोगों में ये विनम्रता नहीं होती है। एक दंभ होता है, एक अहंकार होता है कि हम सब जान गए हैं, जानता कुछ नहीं है। तो ऐसा चक्कर है भैया। कब एहसास हुआ आपको सर ये जो, क्योंकि आई एम श्योर एक सामान्य जिंदगी आपकी भी रही होगी जीवन? नहीं, मेरी अभी भी सामान्य जिंदगी हूँ। नहीं, बट ये जो एहसास हुआ, ये जैसा आपने जो पूरा जिक्र किया, एक बड़ी किसी घटना की वजह से? नहीं, धीरे धीरे प्रक्रिया है। पढ़ते सोचते सिर्फ पढ़ना ही इंपॉर्टेंट नहीं है, होना भी तो इंपॉर्टेंट है, सोचना भी तो इंपॉर्टेंट है कि हाँ यार ये है। मैं बहुत नॉर्मल आदमी हूँ जो गुस्सा भी करता है, गाली भी बक देता है, फिर सामने वाले भी, मैं घर वाले लोग भी परेशान हो जाते हैं, फिर कहते हैं, मैं समझ भी जाता हूँ। इस मामले में मैं ठीक हूँ, जल्दी समझ जाता हूँ। मुझे मनाना और बहुत मतलब टेढ़ा आदमी नहीं हूँ, समझ जाता है, मत करो यार, क्या कर रहे हो। तो वो एक ग्रेजुअल
प्रोसेस रहा है, वो एक दिन की घटना नहीं है कोई। मैं मतलब कोई ऐसा नहीं है कि सडनली एनलाइटन हो गया मैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। एनलाइटन तो ऐसा कुछ भी नहीं है, हम जैसे तो लोग कभी हो भी नहीं पाएंगे। लेकिन ये आभास है कि गड़बड़ है, गड़बड़ झाला है, अस्तित्व का ही गड़बड़ झाला आपके है। बच्चे इत्तेफाक रखते हैं इस बातों से? नहीं, मैं उनके साथ कोई शेयर नहीं करता हूँ। वो आस्तिक है नास्तिक है बच्चे? मेरा बड़ा दे आर अमेरिकन्स, तो उनके साथ सबसे छोटा वाला जो बेटा है वो पूरी तरह से हिंदू है और भगत जी है वो। ठीक है, मैं सम्मान करता हूँ आपका। और जो एक बेटी आपकी है वो भी हिंदू है। बेटा सारे शायद नंबर 2 का बेटा ऐसा लगता है कि वो मेरी तरह ही है, मैं उसका भी सम्मान करता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं उन पे कोई थोपता नहीं, मैं आप पर भी नहीं थोप रहा। मैंने आपसे कहा ना, मैं कोई ऐसी बात नहीं कहना चाहता जिससे आप बेटा डिस्टर्ब हो जाए। मैं समझने के लिए आपको समझना चाह रहा हूँ, मैं इसलिए पूछा मैंने। मुझे समझ के क्या करोगे? मुझे समझना बहुत आसान है, कोई कॉम्प्लिकेशन है ही नहीं। कोई क्यों काम करते हो? उन्होंने पूछा कि क्यों सर आपने ये फिल्म क्यों की? मैं पैसे के लिए की, भी पैसा अच्छा देगा, नीरज पैसा अच्छा दिलवा दिया, फिल्म कर ली, बात खत्म हो गई। कोई पिक्चर ऐसी भी है जहाँ पैसा कम मिला था लेकिन कर ली? अभी तो की ना, इन्होंने पैसा कम दिलवाया लेकिन अच्छा होता कर ली, कोई प्रॉब्लम नहीं। और कोई ऐसी पिक्चर जिसको पैसे के लिए कर ली, बाद में पछताए कि यार क्यों कर ली? हाँ नहीं, वो तो बहुत सारी बहुत सारी पछतावे तो बहुत हैं जिंदगी में, कौन कहता पछतावे नहीं है। लेकिन अभी अब जब कर लिया है तो काम तो ईमानदारी के साथ करके जाएंगे, काम में गड़बड़ नहीं करेंगे। अब जब ठीक है यार, if rape is inevitable, lie down and enjoy it. This is a very very wrong way of saying. लेकिन जब है, ओखली में सर दिया था, मूसलों से क्या डरना। जब कर लिया है तो फिर अब ये है कि अब काम में बेईमानी नहीं करेंगे, काम में बेईमानी नहीं करेंगे। ठीक है। बॉलीवुड का, क्योंकि आपने कहा कि म्यूजिकल अंताक्षरी से आपके अंदर एक निकला जो अंदर दबा हुआ था और आपने एंजॉय करना शुरू किया उसे, उन कहानियों किस्सों को। एंजॉय इसलिए कि थोड़ा सा जब आपको हल्की सी थोड़ी सी नाम होने लगता है, लोगों की तालियां मिलने लगती हैं, तो अच्छा लगता है यार, मॉरल बूस्ट अप हो जाता है यार। पहले भी तो पिक्चर की थी, तेजाब की आपने, दुनिया भर की पिक्चरें की आपने। अरे उससे कुछ नहीं होता दोस्त, जब माल आना शुरू होता है कैसे पता पड़ेगा कि घर में एयर कंडीशन लग जाता है, तब लगता है। मेरे को बताओ, पैसा क्या बदला आपकी लाइफ में? अंताक्षरी से पैसा आया तो क्या बदला, क्या एहसास बदले, कैसे आप बदले? घर में गए, अपना घर खरीदा। हाँ। अपना घर खरीदा, पहली बार ऐसा लगा यार 1 बेडरूम हॉल 2 बेडरूम हॉल का अपना घर है। लोग पहचानने लगे, ऐसा नहीं कि अरे वो उनको वहां देखा है, नहीं, हाँ भाई अंताक्षरी। शोज होने लगे, देश विदेश में शोज किए, लोगों से मिलना हुआ, मान सम्मान मिला। तो जो सामाजिक प्राणी है वो यही तो चाहता है। जनरलाइज अगर मैं कोट करूं, मैंने गरीबी बात की थी पहले, अब पैसा क्या बदल देता है? अगर जेब में पैसा हो तो क्या बदल जाता है इंसान? देखिए, उसके बारे में कहते हैं कि भाई, मैं जैसे बोल रहा था कि दुख सबकी जिंदगी में है, आंसू सबकी जिंदगी में है, सभी रोते हैं, लेकिन बाबू 500 SEL मर्सिडीज में बैठ के रोने का आनंद कुछ और होता है। वो आनंद कुछ और होता है। रोना सबको है, लेकिन फरारी में बैठ कर रोने का आनंद कुछ और होता है। इसलिए पैसे की अपनी महत्ता है, और आपका देश एक ऐसा देश है जहां हम विधिवत, सांस्कृतिक रूप से, धार्मिक रूप से, सामाजिक रूप से धन की पूजा करते हैं। हाँ, धन की पूजा करते हैं। धन कमाना एक कला है, और धन का आदर और सम्मान जरूर कीजिएगा। मैं तो बहुत करता हूँ उस चीज़ का। और अब जब मैं कभी बात करता हूँ कि आपने क्यों किया, मैं पैसे के लिए की, तो ये हाँ, लोगों ने अब अपना कोट किया है मेरे सारे प्रोग्राम में। भाई पैसे के लिए मैं करता हूँ, पैसा ही मेरा धर्म है, पैसा ही मेरा ईमान है, पैसे के लिए काम करता हूँ। लेकिन पैसे के लिए मैं आपकी जेब नहीं काटूंगा, आपका गला नहीं घोटूंगा, चोरी नहीं करूंगा, और अपने देश को नहीं बेचूंगा। बाकी मैं तो पैसे के लिए काम करता हूँ। ब्यूटीफुल, सही है, इसमें बुरा क्या है? वेल जस्टिफाइड। आप नहीं करते हो तो आप अपना पैसा मुझे दे दो। क्या भाई है, तो खत्म हो गई बात। गलत काम नहीं करेंगे पैसे के लिए। सबसे अच्छा म्यूजिकल दौर कौन सा रहा सर इंडिया का? क्योंकि आप अंताक्षरी के जरिए आप म्यूजिकल बहुत बातें करते हो, सारे हर एरा की। आपका सबसे नहीं, अंताक्षरी के जरिए नहीं, जब से रेडियो प्रोग्राम शुरू हो रहा है, बिग एफएम वाला, बिग एफएम वाला, हाँ, तो उसमें तो कहानियां कहनी पड़ती हैं यार। अच्छा जो दौर रहा जिसमें हर तरह के अच्छे गाने बने,
वो 60s 70s 80s तक था। यानी रफी किशोर मुकेश वाला जो दौर था, हाँ यार, वो तो ओरिजिनल कलाकार हैं, और बाकी तो सब आप समझ रहे हैं ना मेरे हाई कॉपी। समझो ना। सो लेकिन उनको भी सम्मान है, क्योंकि बहुत बड़े स्टार है। रफ़ी साहब ने तो इतना, रफ़ी मोहम्मद रफ़ी ने कभी सोचा भी नहीं होगा कि जितना अरिजीत सिंह पैसे लेता है। ये भी सही बात है अपनी जगह के ऊपर। माया महा ठगनी हम जानी, कबीर क्या बोलते, माया महा ठगनी हम जानी। कबीर से ज़्यादा विद्रोही चेतना का व्यक्तित्व इस पृथ्वी पर बहुत कम पैदा होते हैं, बहुत कम स्थिति विद्रोही चेतना के व्यक्ति पैदा होते हैं। तो ये वो जो दौर था जिसकी बात कर रहे हैं, 60s और 70s, एस.डी. बर्मन, मदन मोहन, शंकर जयकिशन, ओ.पी. नैयर, रवि साहब, क्या क्या गाने बनाए यार, आप देखो तो सही क्या गाने बनाए आप, यू नेम और गाने। और जब हम अंताक्षरी खेलने बैठते तो घूम फिर के कविता आसान है। कविता आपके ब्रेन का जो कंप्यूटर है, वो फाइल जो है जल्दी डाउनलोड हो जाती है, जल्दी डाउनलोड हो जाए। अब देखना कि जो टेढ़ा टेढ़ा गाना है ना, मैं कह देता हूं मुझे कि भैया ये तू मुखड़ा इसका ठीक नहीं गा पाएगा, टेढ़ा है। गाने का मुखड़ा सम के ऊपर बहुत देर बाद आके गिरता है। लेकिन मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, आई रुत मस्तानी कब आएगी तू, बीती जाए जिंदगानी कब आएगी तू, चलिया आ तो चलिया। हो गया, बात भी खत्म हो गई, विचार भी, थॉट ही अपने आप में खत्म, कंप्लीट हो गया, कंक्लूड हो गया थॉट। इसलिए गाना याद हो जाता था। अभी आ जा रे 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 आ जा रे, भले कितने लंबे हो रस्ते हो, थके न तेरा दिन हो, आ जा रे। लगे हुए हैं, अभी तक आया ही नहीं, समय नहीं आया है। इतनी देर में तो पुराने का फाइल डाउनलोड, अच्छा और बुरे की बात नहीं है, नए और पुराने की बात नहीं है, बाहर वो फाइल डाउनलोड बहुत देर में हो रही है। तो गाना सुनने के लिए बहुत हिट है, लेकिन सुन के गा के याद करने के लिए उतना सक्षम नहीं है, मैं ये कहूँगा। तो सरलता की वजह से, सरलता की वजह से, शायरी की सरलता देखो कितना। ये गुजरे हुए 20-25 साल में एक गाना जो सरल है, उच्च कोटि का है, भाव विचार सरल है, इसलिए आपके ड्राइवर से भी वो गाना गवा सकता हूँ वो। और आज के टाइम का गाना है, मतलब आज का टाइम मतलब 20 साल पुराना गाना होगा। और वो गाना है, हर घड़ी बदल रही है रूप जिंदगी, छाव है कभी कभी है धूप जिंदगी, हर पल यहाँ। ये ना आ गया, देखो कितनी जल्दी थॉट कंप्लीट हो गया। विचार जो आप लेके चले थे, पर्सपेक्टिव अपने आप में कंक्लूड हो गया। कैसे गाना याद नहीं होगा? मजदूर से आप आपके स्टूडियो से बाहर निकालो, मैं आपके मजदूर से गाना गवा दूंगा, बिल्कुल सही गाना गाएगा ये गाना, इसमें गड़बड़ नहीं करेगा। जबकि आनंद बख्शी का इसी तरह का नया जमाना में भी इसी तरह का विचार प्रयोग किया है। दुनिया ओ दुनिया, ठीक है ना। इसमें एक है, तू छाँव है या है धूप, खबर किसको क्या है तेरा असली रूप, खबर किसको आए नजर कैसे, तू आंसू है ख्वाब नहीं, दुनिया ओ दुनिया। आए आनंद बख्शी ने अच्छे कुछ गाने बहुत कमाल के लिखे हैं। अच्छा दर्शन, वाह वाह। अगर आपको सर्वकालीन भारत के सबसे अच्छे 5 म्यूजिक कंपोजर बताने हो आपकी नजर में, हाँ जरूर बताऊँ। कौन कौन से होंगे? एस.डी. बर्मन नंबर 1, 2, 3, 4 के चक्कर में मुझे मत डालो, क्योंकि क्या है, लेकिन मैं ये बता सकता हूँ कि ओरिजिनल जिन्होंने ज़्यादा काम किया है उनमें एस.डी. बर्मन, मदन मोहन, नौशाद साहब का और जयदेव जी का बहुत सम्मान है। ओरिजिनल काम, ओरिजिनल। आपने आर.डी. का नाम नहीं लिया पे? नहीं, आर.डी. बर्मन, आपसे आर.डी. बर्मन का नहीं लूंगा मैं नाम, ना क्यों? ना शंकर जयकिशन का नाम लूंगा। अब फिर यार मेरी जबान मत खोलो। अब आपसे बेहतर कौन बताएगा नई पीढ़ी को? नहीं, आर.डी. बर्मन ने जो बाहर से चीज़ें जो लाना शुरू हो गए थे, चीज़ें तो बाहर से पहले ही से आने शुरू हो गई थी, शंकर जयकिशन के टाइम से ही आनी शुरू हो गई थी।
ऐसी बात नहीं है, लेकिन आर डी बर्मन तक आते आते वो वृहत रूप के अंदर आ गई वो सारी की सारी चीज़ें, और वही फिर वो कंटिन्यू करते चले गए। आज तक वही चल रहा है। हाँ, थोड़ा बहुत तो चल ही रहा है, वो है। अभी वो उसने एक अपना अलग ही रूप ले लिया है, और अलग रूप इसलिए लेना पड़ा कि जहां से तुम चोरी करते थे, जिनकी चोरी करते थे, वो डंडा लेके खड़े हो गए। उन्होंने कहा $50 मिलियन का ठोक दिया दावा, अब वो गड़बड़ हो गया। इसलिए बड़ा सोच समझ के चलना पड़ता सर, है। एक गाना मैंने सुना जिसमें हमने इजराइल का नेशनल एंथम चुरा लिया था। कौन सा वाला? मेरा मुल्क मेरा देश मेरा ये वतन। मेरा मुल्क मेरा देश मेरा दिल जले पिक्चर का गाना है। नहीं, मैं तो अभी वो इजराइल का नेशनल एंथम है। मुझे बाद में पता लगा, मेरा सर पकड़ लिया, मैंने कहा सब चोरी करो करो, नेशनल एंथम चुरा लिया हमने। वो तो देखिए, एक बात सुनिए, ये बुरा मत मानिएगा। हमारे लोग जब कहते हैं कि हमारे नेता करप्ट हो गए, भ्रष्ट हो गए, इन नेताओं को चुन के कौन भेजता है? हम भ्रष्ट जनता के भ्रष्ट ही प्रतिनिधि होंगे ना भाई। जनता भ्रष्ट है, समाज भ्रष्ट है, और उम्मीद करे कि नेता ईमानदार हो जाए। यार, नेताओं को प्लीज, नेताओं को इस तरह से आक्षेप मत दो। नेताओं की कोई गलती नहीं है। हुजूर, चम्मच में क्या है कि सरकार जो देग में है वही तो चम्मच में आएगा। आप समझ रहे? द वर्ल्ड विच यू हैव क्रिएटेड इज द प्रोडक्ट ऑफ योर थिंकिंग। इट कांट बी चेंज विदाउट यू चेंजिंग योर थिंकिंग। बट म्यूजिक में कैसे सर? जैसे एक आदमी, हर चीज, मैंने कोरियन सुना ही नहीं, अब आपने उसका कट कॉपी पेस्ट करके सुना दिया। मन पिक्चर आई थी, मन के 6 गाने चोरी के थे। अब लोग यूट्यूब पे डालते कि देखिए ये गाना ये था, इसको यहाँ से चुराया, ये यहाँ से क्योंकि चुराया। अब ये हमारी मॉडर्न टेक्नोलॉजी ने आपको एक्सपोज करना शुरू कर दिया। अभी तो आइटम ही पूरा करके आ रहा हूं ना, एक्सपोज करना शुरू कर दिया। पहले मालूम नहीं था, पहले पता नहीं था हमें। मैं एंजॉय कर रहा था काली नागिन की जैसे जुल्फें तेरी काली काली, अब मुझे पता लगा चोरी का माल है। मैंने बचपन में गाया 15 अगस्त को, मेरा मुल्क मेरा देश मेरा ये वतन, अब मुझे पता लगा कि इजराइल वालों का नेशनल एंथम है। मैं इजराइल का वंदे मातरम अभी गा के आया हूं अनुराधा प्रसाद के जो प्रोग्राम में। इजराइल का वहां का वंदे मातरम गा के आया, उसी भाषा में गा के आया हूं। ऐसा नहीं कि हमारी भाषा में, उसी भाषा में। शबखी यरूशलाइम आत एदोनाई पूरा गा के आया हूं मैं भी, उसी भाषा के अंदर। तो फिर से मैं आई डोंट नो, हमारा शायद हमारा जो संगीत है, जो भी है हमारा, जैसा भी है, चाहे वो क्लासिकल हो, शायद फोक है, पता नहीं, शायद ऐसा लगता है हमारे नौजवानों को, हमारे बनाने वालों को ऐसा लगता है वो पेपी नहीं है, पेपी नहीं है ऐसा। मदन मोहन जी का नाम लिया। मदन मोहन जी की डेथ के बाद एक फिल्म आती है वीर ज़ारा, और उसमें मदन मोहन जी के सारे गाने थे उनकी डेथ के कई सालों बाद, और वो गाने आज ही मेरे फेवरेट में से हैं। चाहे वो तेरे लिए हो, मैं यहाँ हूँ यहाँ, दो पल रुका ख्वाबों का कारवां, ये हम आ गए कहाँ, ऐसा देश है मेरा। मुझे मतलब वो समझ एब्जॉर्व करने में बड़ा टाइम लगा कि उस 70s में या 60s में वो गाना बनाया होगा उन्होंने, और वो गाना लेट 2000 में भी खूबसूरती से चल रहा है। वीर ज़ारा के बारे में मतलब अगर मदन मोहन के गाने उसके अंदर रखे गए हैं, तो वीर ज़ारा की कंपोजिशन मदन मोहन साहब की बेस्ट कंपोजिशंस में से नहीं है। वो तो क्या, हमारे यहाँ जाने के बाद पूजने लगता है ना आदमी। हम मुर्दों की पूजा करने वाले लोग हैं, जिंदों को लज्जित करने वाले, बेइज्जत करने वाले, जिंदों की बिल्कुल कदर करने वाले नहीं, उपेक्षा करने वाले, परंतु मुर्दों को पूजने वाले लोग हैं हम लोग। मुर्दे पूजते हैं यहाँ पर, मरते ही महान हो जाते हैं। ये भी एक साइकोलॉजी है। जो गाने वीर ज़ारा यश चोपड़ा की फिल्म थी ना, उन्होंने इस्तेमाल किए, उसमें कहीं ना कहीं मदन मोहन के बेटे संजीव कोहली का बहुत बड़ा हाथ होगा डेफिनेटली। और इतना ज़रूर कहूँगा, एक बार सुन के मदन मोहन ने अपने जीवन में वीर ज़ारा की कंपोजिशन से 1000 टाइम बेटर कंपोजिशन बनाई हैं, जो शायद उस टाइम के ऊपर कदर नहीं कर सके होगा आप। ठीक है ना? एक बात पूछते हूं, अभी देखिएगा, एक बात पूछते हूं,
ए दिल जवाब देना, एक बात पूछती हूँ, ए दिल जवाब देना, क्यों उनकी हो चुकी हूँ, ए दिल जवाब देना, एक बात पूछती। अरे यार क्या गाना जाके गिर रहा है। हा 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 हा। सुनिएगा। मेरी दुनिया में तुम आई, क्या क्या अपने साथ लिए, तन की चांदी मन का सोना, सपनों वाली रात लिए मेरी दुनिया। अरे ये कंपोजिशन आप देखो, सीने की ये धड़कन सुनने न डडी, हाय 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 देखे न कोई, ना जाओ ना जाओ। क्या कंपोजिशन है, क्या कंपोजिशन है बाबू, क्या कंपोजिशन है। चला है कहाँ, चला है कहाँ, दुनिया इधर है तेरी, प्यार इधर है तेरा, आजा आजा, चला है कहाँ। अरे क्या कंपोजिशन जा रही है। बिठाओ इन लोगों को जो प्रोग्रामिंग करने बैठते हैं, उनको बोलो कि आओ तो सही बेटा, थोड़ा सा एआई में जो आ रहा है वो कलेक्टिव कुछ ब्रिलियंट माइंड ने ही तो एआई बनाया है। एआई का अपना कोई माइंड नहीं है। आप जैसे ब्रिलियंट दिमाग वाले, कलेक्टिव दिमाग वाले 50,000 लोगों ने मिलके एआई बनाया है भाई। 50,000 लोगों का दिमाग लगा है, सल्यूट है एआई को। लेकिन सल्यूट है उन 50,000 दिमाग के लोगों को। आप अगर वाह वाह, क्या मदन मोहन की क्या क्या अपनी कंपोजिशन थी, अपनी बात है। शंकर जैक्सन में भी कुछ गाने हैं, क्या क्या। तुम्हें याद करते करते जाएगी रैन सारी, तुम ले गए हो अपने संग नींद भी हमारी, तुम्हें याद करते कर। अब हर गाने के ऊपर तुम अगर नाचना चाहते हो तो नाचने वाले भी गाने बनाए हैं, लेकिन नाचते नाचते कभी तो थकोगे। नाचने की आतुरता बहुत अच्छी बात है, लेकिन ओशो रजनीश ने एक बात बहुत अच्छी बात कही थी। ओशो रजनीश ने कबीर की व्याख्या कर रहे थे तो उन्होंने एक बात की थी, जुमलेबाजी तो कमाल की थी ना, कि मीरा का नृत्य और बुद्ध का मौन जहां मिलते हैं वहां कबीर की उत्पत्ति होती है। देखो डांस करने के बाद तो एक पॉइंट के ऊपर तो शांत होना ही पड़ेगा ना, और जब शांत की अवस्था आती है तो तथागत बुद्ध, हाँ, वहां पे कबीर की उत्पत्ति होती। ऐसी विद्रोही चेतना, मतलब कहने वाले तो ये कहते हैं, सच बोला जाए, मैं डॉक्टर अवधेश सिंह की एक वो सुन रहा था कुछ, तो उन्होंने कहा बुद्ध के बाद तो हमारे यहाँ कोई दर्शन हुआ ही नहीं है, सच पूछा जाए तो। जबकि ऐसी बात नहीं है, परंतु फिर भी मैंने मैसेज भी भेजा है, हुआ है, दर्शन हुआ है, नव्य न्याय करके दर्शन हुआ है, उस तरह से जो लॉजिक के ऊपर, तर्क की कसौटी के ऊपर। और आजीवक करके एक सेक्ट हुआ जिसको दबा दिया गया था, जिस सेक्ट ने मक्खली गोशालक इस सेट के प्रवर्तक थे आजीवक के, और उन्होंने कहा नियति ने सब कुछ पहले ही डिसाइड किया हुआ है आपका। नियति ने आज ही क्यों डिसाइड किया, पहले से हर चीज पहले से डिजाइन। और वो एक महायंत्रिकी की बात करते हैं जो जायंट कंप्यूटर भी हो सकता है। उस कंप्यूटर को किसने बनाया पता नहीं है, लेकिन जैसे ही आपने उस नियति को नाम देने की कोशिश की, झगड़ा शुरू हो जाएंगे। नाम मत दो,
नाम दिए, देखो झगड़े हो, वही धर्म हुआ। भाग गया धर्म। मुझे मालूम नहीं धर्म ने मानव जाति का कितना कल्याण किया है या नहीं किया है, परंतु मानव जाति के कितने विनाश हुए धर्म के नाम पर, ये इट्स वेरी एविडेंट। तो ऐसा है भाई। सुंदर सर। एस.डी. बर्मन साहब के बारे में बताइए ना सर कुछ। आपने वाह वाह। जिक्र किया तो मैं सर वो जो ओरिजिनल कुछ संगीतकार हुए हैं उनमें नौशाद अली जो थे, उनका बेस जो था वो भारतीय शास्त्रीय संगीत और अपने उत्तर प्रदेश बिहार का जो लोक संगीत को बेस बनाकर उन्होंने नैन लड़ जई हैं तो मनवा माँ कसक हुई बा करी, ये और मधुबन में राधिका नाच रे मधुबन, ये हमीर राग के ऊपर, तो उसको ऐसा उठा के कर दिया। जो उनका बहुत ही फेमस गाना है कि मन तड़पत हरि दर्शन को आज, ये राग मालकौस की छटा बिखेरे हुए है ये राग। और ये बनारस घराने के जो आहा क्या गाते, राजन भैया चले गए, राजन साजन मिश्रा बाबा। मुख मोड़ मोर मुस्कात जात मुख मोड़, वो ये माना तड़ वहीं से लिया है बनारस घराना। सो सचिन देव बर्मन जायंट क्या कर, आप सोच भी नहीं सकते। मेरू खंड की एक संगीत का एक वो होता है, पलकों के पीछे से क्या तुमने कह डाला, फिर से तो फरमाना, तर डे डे टिन डे डे टर डे डर डा टर डे डर डा। ये संगीत की एक, जब रियाज करते हैं ना, सिखाते हैं ना गुरुजी, ये मेरुखंड इसको बोलते हैं। पर पलकों के पीछे से क्या तुमने कह डाला, फिर से तो फरमाना, नैनों ने सपनों की डोली सजाई है, तुम भी जरूर आना है पलकों। अरे बाबा बाबा बा, अद्भुत सर। तू कहाँ ये बता इस नशीली रात में, माने ना मेरा दिल। ता 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 ता, क्या बात है, कहाँ से ले, देखिएगा। ये तन्हाई हाय रे हाय, ये तन्हाई हाय रे हाय, जाने फिर आए ना हाय, थाम लो बाहें थाम लो बाहें थाम लो बाहें। क्या यार, क्या बंगाल उतर के आया यार, क्या बात है। सुन मेरे बंधु रे, सुन मेरे मितवा, सुन मेरे साथी रे। अद्भुत है यार ये। देन यू हैव मदन मोहन के बारे में बता चुका हूँ। जयदेव जी ने कुछ बहुत अच्छी कंपोजिशन बनाई। और फिर हमारे जो सुपर सक्सेसफुल जो म्यूजिक डायरेक्टर शंकर जयकिशन, ओपी नैयर की क्या कंपोजिशन है सर। एक दो रागनियों के साथ जो नैयर साहब खेले, इत्तेफाक से मेरा सौभाग्य उनसे मिलने का, मैं बल्कि उनके अंतिम उसके अंदर 3 ही लोग फिल्म इंडस्ट्री से गए थे, मैं, गजेंद्र सिंह और आनंद शर्मा, 27 जनवरी 2007 को। वही घोड़ा गाड़ी चलाते हुए क्या क्या किया है वह। आहा, फिर मिलोगे कभी, इस बात का वादा कर लो, हमसे एक और मुलाकात का वादा कर लो। अद्भुत है यार, क्या गाना किसका ज्यादा होता है सर, वो जो लिख रहा है या जो कंपोज कर रहा है? दोनों को शऊर होना चाहिए, दोनों के पास तमीज होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि देखो क्या चक्कर है कि अभी जो जायंट जो हमारे पास जो पुराने स्कूल के शायर जो जिनको हम साहित्यकार कह सकते हैं, वो 2 ही लोग बचे हुए हैं अब आज के दिन, जावेद अख्तर और गुलजार साहब।
अभी दोनों की एक समस्या है कि जब ये म्यूजिक डायरेक्टर आते हैं तो अपना जो मीटर क्रिएट करके आते हैं, इनको भाषा की समझ है नहीं, भाषा की समझ नहीं है, ठीक है ना। हमारी भाषा की समझ हमें है, इसलिए वो जिस तरह की कंपोजिशन आते हैं उसमें तो यही एडजस्ट कर सकते हैं जावेद अख्तर और गुलजार साहब, वरना भारी पड़ जाएगा कि भाई अरे अब ये क्या मैं देख रहा था, मैंने कहा कितना मुश्किल से लिखा होगा गुलजार भाई ने, कितने मुश्किल से लिखा होगा गाना यार, क्योंकि वो देखना ए अजनबी पता नहीं किसने लिखा, ए अजनबी तू भी कभी आवाज दे कहीं से। अब यहाँ तारे डा टे तारे टे डे तारे डा डे डे डे, अब वहाँ टा डा डा, अब देखो यहाँ पे गड़बड़ हो गई, टा डा डा टा 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 रा रा, कैसे करेगा आप, कैसे करोगे। लेकिन जिसने भी लिखा करना पड़ा, मैं यहाँ टुकड़ों में जी रहा हूं, तू यहीं टुकड़ों में जी रही है। अरे यार कहाँ से बेचारा राइटर के लिए, क्योंकि वो उसकी भाषा ही नहीं है यार रहमान की, वहां पे गड़बड़ हो गई। बहुत हैट्स ऑफ टू जावेद अख्तर और गुलजार के, वो निभा रहे हैं, या हमारे जो और भी जो दो कवि हैं जो जिनको हिंदी में लिखना पड़ा, वो निभा रहे हैं किसी तरह से। लेकिन पहले वाह 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 वाह, देखिए आप जो थके थके, मीटर क्या होता है, मीटर किसे बोलते हैं, रदीफ काफिया कैसे बोलते हैं, जो कंपोजिशन हो रही है कितने मात्रा के अंदर हो रही है। जो थके थके से थे हौसले वो शबाब बन के मचल गए, जो थके थके, सात मात्रा है, ताड़ा दिन दिन दाड़ा तिन नाना तिरकट दिन दिन दाड़ा दिन दिन, तो थके थके से थे हौसले वो शबाब बन के मचल गए, वो नजर नजर से गले मिली तो बुझे चिराग भी जल गए, जो थके। अब हर जो नेक्स्ट जो शेर आ रहा है वो इसी तरह हो रहा है, वो शिकस्त दीद की करवटें भी बड़ी लतीफ़ो जमील थी, मैं नजर झुका के तड़प गया वो नजर बचा के निकल गए। हर अंतरा ऐसे दरा, लेकिन एक पर्टिकुलर अंतरा जब आता है तो उस्ताद मेहंदी हसन बोलते हैं, जो खिले हुए हैं रविश रविश वो हजार हुस्न चमन सही, जो खिले हुए हैं रविश रविश। वाई इस अंतरे के अंदर ऐसा बोला, क्योंकि रविश रविश जो है वो बंद लफ्ज हैं। अब देखिए पुराने स्टाइल से, वो खुद मैं उन्हीं का सुन के आपको सुना रहा हूं, पुराने स्टाइल में बोलता हूं, जैसे जिस तरह से दूसरे अंतरे कंपोजर, जो खिले हुए हैं रविश 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 रविश, बोल तो बिगड़ गया, रविश रविश नहीं है भैया, रविश रविश है। आपका नाम शुभांकर है, राइट, शुभांकरा नहीं है ना, नहीं है ना, कोई बोले शुभांकरा, आपको भाई साहब सुनिए, ये मेरी भाषा का शब्द है, मेरे पूजनीय माता पिता ने रखा हुआ है, मेरा नाम शुभांकर है, शुभांकरा नहीं है। There is no word called Rama, it's Ram. There is nothing called yoga, it's योग। अगर आप योग के अंदर जब संधि करना चाहते हैं तो अभ्यास योगाभ्यास है, भाषा है, कुछ तो समझो यार। तो उन्होंने समझी, जिन म्यूजिक डायरेक्टर ने समझी, उनकी कंपोजिशन देखो। लेकिन अब आप उससे उम्मीद करें कि वो भाषा नहीं, वो अपना कंपोजिशन कर देता है बस। उसको पता है कि यहाँ पर गुलजार और जावेद अख्तर जैसे और भी हमारे, जिनका नाम अब साहित्य की कैटेगरी में जा सकता है, ये लास्ट 2 लोग 3 लोग बचे हुए हैं, बाकी तो सब चले गए अब।
सो आपको समझना पड़ेगा। अभी देखना एक बार मैं बता रहा हूँ आपको, वो कौन सा गाना क्या बड़ा चला, वो पुराने ट्रेडिशन के अंदर गया और सुपरहिट गाना हो गया। थोड़ी फुर्सत बाहों को दीजिए, आज की रात मजा हुस्न का आंखों से लीजिए। आज की देखो बिल्कुल 90 तुले वर्ड आ रहे, क्यों नहीं आएगा? हिट होना ही है गाना, कैसे नहीं उठेगा? वक्त बर्बाद न बिन बात की बातों में कीजिए। देखिए बिल्कुल सही। आज की रात मजा, बिल्कुल करेक्ट है, ये सीखना चाहिए। बिल्कुल करेक्ट मीटर है, करेक्ट वो है, बिल्कुल सही है। ये अभी साहित्य मीटर कविता के छंद की बात कर रहा हूं मैं। इसको दूसरे उसमें में ले जाए कि वो तमन्ना भाटिया जिनका माशाल्लाह आपको पसंद है जी? आपको पसंद है? नहीं, मैंने उनका जरा सा ये क्लिप देखी क्योंकि मैं अमेरिका में चलानी पड़ती थी, इसलिए क्लिप। अरे वो तो आहा माशाल्लाह, क्या दूधिया बदन है, आहा वाह क्या फैज। उन्होंने कहा कि छोटे बच्चे आजकल उनका ये गाना देखकर सो जाते हैं। आज उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा कि आज छोटे बच्चे, मैं खुश हूं कि माएँ अपने बच्चों को ये गाना सुनाती हैं और उसको सुन के बच्चे सो जाते हैं। वेरी गुड, बहुत अच्छा। पूछा कौन सा? कहा यही आज की रात हुस्न का मजा आंखों से लीजिए। वाह वाह। तो कितने उम्र के बच्चे सो जाते हैं? इसकी परिभाषा तो नहीं उन्होंने बताई, लेकिन नहीं, उनसे मैं होता तो जरा पूछता कितनी उम्र के सो जाते हैं। 70 साल का बच्चा भी हो सकता है भाई। देखो एक बात सुनो क्या है, अंग्रेजी में कहते हैं ना, अंग्रेजी में एक बात कहते हैं, ही इज 70 years old। मैं 70 साल पुराना बच्चा हूं और वो जो है 11 साल का, ही इज 11 year old बुढ़ा। तो कौन सो जाता? अच्छी बात है। ये बहन तमन्ना भाटिया अपने गाने से या अपने शरीर से, अपने दूधिया जो वो है से चेहरे से अगर हमारे बच्चों को मीठी नींद सुला रही हैं तो बहुत अच्छा है यार। मुझे तो बहुत बहुत मतलब ये इस देश के ऊपर अत्यंत कृपा होगी, हमारे बच्चे मीठी और स्वस्थ नींद सोएं, वो बहुत अच्छी बात है। बिल्कुल। और भी उनकी इच्छाएं कुछ हों तो भगवान उनको इतनी सामर्थ्य दे, उनको आशीर्वाद मिले कि वो इच्छाओं को पूरा कर सकें। यही मेरे लिए मेरा आशीर्वाद है उनके लिए। तो शौकीन 2 में कास्टिंग के लिए आप बोलते क्यों नहीं डायरेक्टर को? कौन डायरेक्टर था? कि शौकीन 2 बन सकती है अब तो फिर? नहीं यार, मुझे कोई मैंने, आप मेरी मैनेजर भी बैठे हैं, दोनों मैनेजर ने, आप पूछ लीजिए, मैंने कभी इनसे कहा कि यार इस तरह का कोई रोल लाओ मेरे लिए। मैं आई एम नॉट पैशनेट अबाउट इट, तो मजबूरी में आ गया इस लाइन में। मेरा पैशन ये सब नहीं है कि आप रोल करना है या संगीत अच्छा लगता, अच्छा सुनने में लगता। मैं वापस संगीत पे आता हूँ, इधर तमन्ना भाटिया बात नहीं, मेरी तमन्नाएं भी संगीत पे ज्यादा है। कोई बात नहीं। आप मीटर की बात कर रहे थे, फिर मैं देखता हूँ सर एक किशोर कुमार जैसा सिंगर है जिसने सीखा नहीं, बट जो गा गया वो ऐतिहासिक है, अमर है, सब पूरी जनरेशन कॉपी हो गई। 90s में जितने सिंगर आए 80% सिंगर किशोर कुमार बनना चाह रहे थे। इनफैक्ट आज भी अरिजीत सिंह भी, जो सबसे बड़े सिंगर है, वो कहते हैं कि मैं किशोर से इंस्पायर्ड हूँ। वो तो सीख कर ही नहीं आए थे। उससे क्या फर्क पड़ता है? फिर सारे मीटर, कला किसी के बाप की बपौती नहीं है, किसी के बाप की जागीर नहीं है। इसीलिए अगर आप देखेंगे, हमने हम जब बात करते हैं लाइक फादर लाइक सन, कि जीनियस फादर था और बेटा भी जीनियस निकला, नाम बहुत हुआ काम। इक्का या दुक्का मिसालें हैं। एक मिसाल मेरे सामने आती है, उस्ताद अल्लाह रखा और उस्ताद जाकिर हुसैन। बाप जीनियस, बेटा भी जीनियस। या एस.टी. बर्मन एंड आर.डी. बर्मन। मैं मानता हूं कि आर.डी. बर्मन ने एक जो जहां से लिया वो, लेकिन आर.डी. बर्मन की वो कंपोजिशन मैं आपको सुनाऊंगा कि आपके हाँ यार ये क्यों नहीं याद रखते यार? कौन सी? देखिए, अरे बहुत है, एक कंपोजिशन है, एक थोड़े कोई कंपोजिशन है यार। आर.डी. बर्मन ने, सुनिएगा, पॉपुलर गाने में हम आर.डी. बर्मन को याद रखते हैं, पिया तू अब तो आ जा। हाँ ठीक है, उसमें भी उन्होंने उधर से इधर, कोई प्रॉब्लम नहीं। पूरा एबा को उन्होंने कॉपी किया, मिल गया दरा रे डे 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 डरा, वो सब। लेकिन नहीं, सुनिए, हम क्यों शिकवा करें झूठा,
क्या हुआ जो दिल टूटा, हम क्यों शिकवा करें झूठा, क्या हुआ जो दिल टूटा, शीशे का खिलौना था, कुछ ना कुछ तो होना था, हुआ क्या हुआ। अरे क्या कंपोजिशन है यार, क्या कंपोजिशन है। और सुनो अभी उनका जो गाना बड़ा रीमैश या पता नहीं ये लोग मैशअप वगैरह क्या कहते हैं वो, ला 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 ला, इसका इस फिल्म के 2 गाने बड़े बड़े अच्छे अच्छे हैं। मुझसे भला ये काजल तेरा, नैन बसे दिन रैन, सोनिए हो छोड़ बेदर्दी, ना चल मेरा नरने में बेचैन, नी सोनिए। अच्छी कंपोजिशन है, बहुत बढ़िया कंपोजिशन है, मच बेटर देन लल्ला ना। इसमें एक और कंपोजिशन बताए, छैया रे तारों की छैया, सैया रे चुपके से बैया, आई के पकड़ ली री बैया, ऐ क्या करूं है मैं क्या करूं। ये अपना है, अपना चलन है। इवन द लास्ट फिल्म उनकी 1947 लव स्टोरी, 1947 लव स्टोरी का जो गाना उनका बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हुआ, उसके पीछे वही वाली बात थी कि वो चले गए थे, और जो गाना पॉपुलर हुआ वो उन्होंने अपनी ही कंपोजिशन को रिपीट किया था। कुछ ना कहो, कुछ भी ना कहो, क्या कहना, सी ठीक है ना, क्या सुनना है, है समय का एक पल थम सा गया है, और इस पल में कोई नहीं है, बस एक मैं हूँ, बस एक तुम हो, ऐसा ही है ना कुछ। हाँ, एक ही और एक लड़की को देखा, उसमें जैसे भी बड़ी चर्चा होती है। हाँ, लेकिन ये गाना उन्होंने अपनी कंपोजिशन को, बस एक मैं हूँ, बस एक तुम हो, किसका रास्ता देखे है दिल है सौदाई, मीलों है खामोशी, बरसों है तन्हाई, भूली दुनिया कभी की तुझे भी मुझे भी, फिर क्यों आँख भराई, किसकार कुछ ना कहो, इधर उधर हल्का सा करके वो किया, और वो इट वर्कड, और चले भी गए थे वो। और हाँ, लास्ट में थोड़ा सा आदमी कुंठित हो जाता जब काम नहीं मिलता है। हाँ, मतलब बहुत अनफॉर्चुनेट वो था, मैंने सुना कि बहुत उनको काम नहीं मिला और बड़े उसमें चले गए थे वो। जब विनोद चोपड़ा ने कहानी सुनाई थी कि जब वो गए और वो भावुक हो गए कि पक्का मेरे पास काम है। दैट्स ऑल्सो हार्श रियलिटी ऑफ दिस इंडस्ट्री। नहीं, ये पूरी दुनिया ही ऐसी है बॉस, पूरी दुनिया ही ऐसी है। हार्श इंडस्ट्री अपने समाज का एक हिस्सा है। जो समाज में घट रहा होता है वही किसी ना किसी रूप से उस फिल्म इंडस्ट्री में आ जाता है, उन फिल्मों में आ जाता है। फिल्म इंडस्ट्री में जो बनाया जाता है कोई मार्स प्लैनेट से, इलॉन मस्क के स्पेस स्टेशन से नहीं आता है, आपके समाज से ही आता है भाई। वैसे समाज में सर वकील बड़ा अच्छा काम करते हैं, और जब आप वकील बनते हो तो कहर ढा देते हो। अरे नहीं यार, मैं तो देखा भी नहीं मैंने तो। ऐतराज में आप बने, बैरिस्टर राम चौथरानी साहब, हाँ। कहर ढा दिए। जॉली एलबी 2 में बने वकील प्रमोद माथुर साहब, अब फिर आ रही है जॉली एलबी नई वाली। पिछली बार तो एकदम तहलका मचा दिए थे आप और सौरभ शुक्ला, मतलब मेरे को लगता है वन ऑफ द बेस्ट कोर्ट रूम सीन था। सौरभ डायरेक्टर बहुत अच्छा लगा मुझको। सौरभ के साथ मैंने एक फिल्म में काम किया, बहुत ही कूल डायरेक्टर, बहुत अच्छा तजुर्बा रहा डायरेक्टर सौरभ ने। टीजर आया उनका नए वाले का कि इस बार सुना दोनों वकील आ रहे हैं साथ में, पिछली बार क्या उखाड़ लिए थे जैसा उखाड़ लिए। He's a cute man, I like him। सौरभ जी, हाँ। मुझे जानने का मौका नहीं मिला, लेकिन एक फिल्म में काम किया मैंने। उन्होंने अपने उस टीजर के बगल में एक लाफिंग बुद्धा भी रखा था, वैसे ही गोल मटल पेट सा। I enjoyed working with him when he was directing। 4-5-7 दिन का ही काम था। एक ड्राई डे करके एक फिल्म आई थी, वो बहुत अच्छा लगा। एक विजय मौर्य करके एक डायरेक्टर है, उसके साथ भी काम करके बहुत अच्छा लगा। मेरी एक क्या बोलते हैं उसको, OTT का क्रैश कोर्स करके
प्राइम क्या क्या अमेजोन के लिए। तो 2-4-5 शुजीत सरकार के साथ बहुत अच्छा लगा। अभिषेक शर्मा के साथ भी काम बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, कूल, बड़ा अच्छा समझने वाले कि भाई देख भाई ये इसके अंदर ऐसा है तो है। जानना मुझे वकील बनने कहाँ मजा है, जॉली एलबी में, ऐतराज में? नहीं नहीं नहीं, ये तो फिल्मी लोग हैं। मेरा अगला सवाल इसी पे, नसर इसलिए पूछ ले रहा हूँ। नहीं कुछ नहीं, मैंने फिल्में देखी भी नहीं है, और जो स्क्रिप्ट के मैं देखा, जो भी हमारे कमर्शियल फिल्में वाले बनाते हैं वो अधजल गगरी छलकत जाए है फिल्म। आप कभी अगर वकील को बैकग्राउंड में लेके मैंने कभी फिल्म बनाई तो उसमें उससे सवाल पूछिएगा आप। मैं सवाल में प्रियंका यहाँ पे मील ऑर्डर फील ऑर्डर फलाना ढाका है, कुछ जानते हैं नहीं, कुछ वकालत का अपना करना शुरू कर देते। सवाल इसलिए पूछा मैंने कि प्रियंका चोपड़ा ऐतराज में थी, और ऐतराज की प्रियंका का बड़ा जिक्र आपका चलता है, अन्नू कपूर डालो गूगल पे तो भी आता है। ऐसा रहा कि शिकायत रही आपको कि क्यों उन्होंने मना कर दिया था? नहीं वो उसमें था ना भाई अपना ये सात खून माफ में। हाँ, 7 खून माफ में 21 सीन मना कर दिया था। नहीं ऐसा नहीं हुआ था। उन्होंने भी बाद में कहा कि ये सब रविश बातें हैं, फालतू इसको। नहीं वो क्या था कि जब विशाल भारद्वाज ने डायरेक्ट की थी ना, तो उसने कहा कि प्रियंका के जो मरहूम फादर जो बेचारे कर्नल साहब, बहुत बहुत बढ़िया आदमी, तो भाई साहब कभी भी मिलना हो जाता, अरे कर्नल साहब आते तो मैं तो उसको सेट के ऊपर बैठा ये करके, अब जब 7 सीन करना है तो जाहिर है कि वो हिचकिचाएगी। तो मैंने विशाल से कहा, मैंने कहा भैया सुनो ये सीन ही काट दो, अब मैं वो थोड़े हूँ कि मुझे सीन के लिए। तो आपको बेटी वाली फीलिंग आ रही थी? नहीं ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन अगर मैं बेटी बोल रहा हूँ तो कुछ और समझूँ, ऐसे नहीं था, ऐसा भी कुछ नहीं है। मेरी जो वासनात्मक ज़रूरतें हैं वो इसी जगह पूरा करने की मुझे ज़रूरत नहीं है। आप समझ रहे मेरी बात जी? तो विशाल भारद्वाज ने कहा नहीं सर, सीन मैंने लिखा है, ऐसे थोड़े काट दूंगा, आप देखिएगा मैं कैसे करता हूँ। मैं ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं, ये कोई बड़ा मुद्दा नहीं है। तो मैंने तो इस तरह के सीन्स इससे पहले भी फिल्म्स में किए हैं, जैसे एक प्रोफेशनल आदमी करता है, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर उसके बाद जब ये आया और उठा के जी उन्होंने हो सकता है किसी का पब्लिसिटी स्टंट हो, अब ये पब्लिसिटी स्टंट आप मुझसे उम्मीद मत करना। आई एम टू डल ए पर्सन, आई एम नॉट बॉदर्ड अबाउट दिस। सो उन्होंने कहा कि वो ये कि उन्होंने साहब अन्नू कपूर को किस करने, मैंने कहा ठीक है यार उसकी अपनी मर्जी है भाई। देखिए ये एक हीरोइन आज हीरोइन है, ठीक है, तमन्ना भाटिया आपको किस करने से मना कर देती, आप क्या बोलोगे? नहीं कर, कोई प्रॉब्लम नहीं जी, आपको क्या, आपको किस करने वाली 65 लाख है आपका सब्सक्रिप्शन है, उसमें क्या प्रॉब्लम है? सो उसमें इतना बड़ा इशू सारा मिला के 35 मिलियन से है जी, सारा मिला के 35 मिलियन। हाँ तो 3.5 करोड़ हो गया ना, फिर तो 3.5 करोड़ है। मैंने 3.5 करोड़ में 65 लाख तो किस करने वाली है, अंटिल अनलेस आपको मतलब किस करने कुछ और हो जाए। सो ये बात उछल गई। तो एक पॉइंट के ऊपर मैंने कहा कि भाई यार उनकी मर्जी है, अब वो पूछते ही चले जा रहे हैं, मीडिया का तो काम है ये। तो मतलब इसके रीजन को लेकर सवाल उठे थे कि वॉज इट बिकॉज आप उम्र में बड़े थे, वॉज इट बिकॉज वो कंफर्टेबल नहीं थी, आपको गुड लुकिंग नहीं, क्या क्या रीजन था जो उन्होंने ये किया? क्योंकि ऑकवर्ड सीन नहीं, मतलब ये ऐसा होता नहीं, आमतौर पर सब प्रोफेशनल होते हैं। और मैं तो इस चीज के ऊपर डाउट कर रहा हूं कि उसने कभी कुछ कहा होगा। आई एम टू स्मॉल ए पर्सन फॉर अ सुपरस्टार लाइक प्रियंका चोपड़ा टू इवन थिंक अबाउट मी। लेकिन पब्लिसिटी स्टंट में किसने उड़ाया अपने को पता है। अब मेरे पास इतना दिमाग है नहीं, और ना मेरे पास इतना टाइम है, ना एनर्जी है, ना मेरे लिए ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। तो फिर मैंने कह दिया, अरे मैंने कहा नहीं करती यार, नहीं करती, हीरो होता तो कर लेती, बात खत्म हो गई। यही तो मैं बोल रहा हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं। और ये बात तो सही है बॉस, जब तक आप हीरो नहीं बन जाते हो, आप हीरो बन गए, फिर समीकरण जो है वो बदल जाए। अभी नवाज भाई ने किया है, नवाज भाई ने किया अपने 24-26 साल छोटी लड़की को किस, और कह रहे थे बड़ा सॉफ्ट लगता है, हमारी पॉडकास्ट में कहा। हाँ वो उसके साथ मेरा एक बार
गोवा के अंदर साबका पड़ा था, नवाजुद्दीन सिद्दीकी की बात कर रहे हैं ना। तो मुझे किसी क्लब ने वो किया कि आप नवाजुद्दीन सिद्दीकी का इंटरव्यू ले लीजिएगा। तो मैंने पूछा, मैं स्टडी करके गया कि एमएससी में उसने केमिस्ट्री में एमएससी किया हो, तो मैं तो बड़ा प्रभावित हो जाता हूँ, मुझे वैज्ञानिक चित्त का आदमी हूँ, और मेरे मन में आदर भी हो जाता है ऐसे व्यक्तियों का, यार आपको एमएससी में किया, मैं तो 10वीं पास ही कर पाया। तो मैं जितना भी उनसे पूछने की कोशिश करूं वो कुछ बात ही नहीं खुले। तो मैंने कहा कि शायद थोड़ा लाइटर मूड में ले जाऊं, तो मैंने कहा कि अच्छा आपके जीवन में प्रेम प्रसंग हुए हों। तो उसने जिस तरह से बोला, हाँ बहुत आए बहुत चले गए, तो मुझे लगा बहुत फ्रिवलेस किस्म का आदमी है वो। बहुत आए बहुत चले गए का क्या मतलब है बे? व्हाट डू यू मीन बाय दैट? ये बहुत ही सस्ते किस्म का एक कमेंट होता है। जैसे अभी आप ही बोल रहे थे कि वो 26 साल की लड़की का जो हुआ था बड़ा अच्छा लगा, सॉफ्ट लगा। हाँ, बहुत बहुत सॉफ्ट लगा। यही, हाँ तो ठीक है, अगर लगा भी होगा तो पब्लिक प्लेटफॉर्म पर बोलने की, सच बोलने का ठेका तूने ले रखा है क्या? सच बोलने का ठेका तूने ले रखा है? इट सीम्स लाइक आप दोनों की कॉन्वर्सेशन बहुत अच्छी नहीं गई। एक उसके पास मेरा जवाब देने का वही तो कुछ था ही नहीं, तो मुझे बोलना पड़ा। तो मुझे जिन्होंने बुक किया था कि सर आप ही बोल रहे थे, मैंने कहा तुमने किसको लाके सामने बिठा दिया मेरे? फ्रैंक बात तो ये थी, गोवा में था ये, और मैं उस वक्त सचिन तेलंग मेरे साथ थे। मैंने कहा सचिन किसके सामने लाके बिठा दिया ये? और जब कोई भी व्यक्ति किसी लड़की के बारे में जब इस तरह के कमेंट करता है तो मुझे वो छिचोरा लगता है, वो मुझे अच्छा नहीं लगता है। आपको यहां पे कुछ जगहों के ऊपर सच बोलने की जरूरत नहीं है। एक स्त्री का सम्मान रखने के लिए, एक स्त्री का मान सम्मान रखने के लिए जरूरी नहीं है कि आप इन शब्दों का इस्तेमाल करें। घुमा के कैसे? आपकी भाषा है, आप इंग्लिश में थोड़े बोल रहे हैं। इंग्लिश में माँ की गाली बकेंगे तो सॉफ्ट लगती है, लेकिन अपने हिंदी में आप तो उत्तर प्रदेश के बच्चे हो, माँ बहन कर दे तो बहुत बहुत गाली चुभती है। तो बोलने का तरीका होना चाहिए ना, बोलने का तरीका होना चाहिए। आदर, स्त्री के प्रति आदर। आप किसी की भी बात करें, आप उसके प्रति आदर बना के रखिए। आप बड़े पब्लिक प्लेटफॉर्म पे बैठे हुए हैं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। उस इंटरव्यू में जिस तरह से उन्होंने आपको जवाब दिया, आपको लगता है आपका भी अनादर किया? मेरा अनादर क्या करेगा? मैं तो उठा के फेंक दूंगा। उसने अपना आपका अनादर किया, मेरा अनादर ऐसे नहीं हो सकता सर। महाराष्ट्र मेरी कर्म भूमि है, ध्यान रखिएगा आप। हाँ, सीधी सिंपल सी बात है। हाँ, वो मेरी कर्म भूमि है, और मैं अपनी कर्म भूमि के लिए, अपनी जन्मभूमि के लिए और मातृभूमि के लिए मैं बहुत सचेत हूं और बहुत मेरा क्या अपमान करेंगे आप? मैं आपका अपमान नहीं कर रहा हूं। मैं तो सर, मुझे तो प्रोड्यूसर ने आपके सामने बिठाया है, आप प्रश्न पूछेंगे और मैं सवाल का जवाब दूंगा। आप बड़े प्यार से इतना आदर दे रहे हैं, आपने 2 आदर दिया, मैं 5 आपको आदर दूंगा। बड़ी सिंपल सी बात है। उसने ऐसी कोई अनादर वाली बात मुझसे कही नहीं है। अनादर वाली बात तो कर भी नहीं सकता है। क्या करेगा मुझसे अनादर वाली बात? मुझसे क्या करेगा अनादर वाली बात? अनादर शब्दों में नहीं होता, कई बार भाव में होता है। और उसका भाव क्या है? जैसे आपको बात याद रह गई कि बड़े आए बड़े गए, आपको लगा कि हाँ, ये मुझे लगा कि मैं प्रेम प्रसंग की अच्छा कुछ तो बोलो, कुछ तो बोलो। वो कुछ बोल ही नहीं रहा था। मैंने कहा ठीक है। तो शायद मैंने कहा लाइटर मूड में, शायद एमएससी पता नहीं कैसे, कौन सा सर्टिफिकेट मिल गया, कहाँ से कुछ किया। भाई अगर आप मुझसे आज कहते कि आपने साहित्य में प्रयाग विश्वविद्यालय से हिंदी साहित्य में किया है, तो मैं आपको उसी तरह सवाल पूछूंगा ना। मैं आपसे फिल्मी गानों के सवाल नहीं पूछूंगा, मैं पूछूंगा आपके कौन कौन से साहित्यकार पसंद है, आप वो कविता अगर मुझे सुनाए तो। यही सवाल पूछना चाहिए ना भाई, और कैसे पूछूंगा मैं आपसे? मस्तराम की कविता तो थोड़ा पूछूंगा, सीधी सिंपल सी बात है। तो वो सोच के मैंने उससे वो सवाल पूछे। मैं तैयार करके आया था कि अपने बारे में बताएं, माता पिता कहाँ थे, कहाँ पढ़ना हुआ। लेकिन उसका जो वो था, वो शायद बात नहीं करना चाहता था। मैं भी बेवकूफ़ था, मुझे भी समझ जाना चाहिए कि बंदे के पास कुछ है ही नहीं तो बात क्या करेगा। तो लेकिन टाइम तो है, वहाँ 800 लोग बैठे हुए हैं,
और वो बहुत बड़ा स्टार है, तो कुछ तो करना चाहिए। कलाकार स्टार में अंतर क्या होता है सर? नंबर का खेल है दोस्त, पूरी दुनिया नंबर का खेल है। आपके 350 करोड़ चाहने वाले हैं, माइकल जैक्सन के 35 करोड़ थे, अन्नू कपूर के 35 भी नहीं होंगे। सारा खेल इसी का है। माया महा ठगनी हम जानी, सारा खेल नंबर का खेल है। नंबर के खेल की वजह से एक आदमी प्रधानमंत्री बन जाता है, नंबर के खेल की वजह से एक आदमी झाड़ू देने लगता है। नंबर का खेल है। योग्यता के ऊपर नंबर आप नहीं, योग्यता नहीं, पैसा पैसा पैसा, मनी 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 टॉक्स एंड बुलशिट वॉक्स। ओके, आपके लिए प्रेम क्या है? क्योंकि मैं आपकी लव स्टोरी जब पढ़ रहा था बड़ी रोचक लगी मुझे। आमतौर पर ऐसी लव स्टोरी मुझे नहीं सुनाई पड़ती, और मैं थोड़ी देर मैं सोचा, मैं कहा ये कुछ इंटरेस्टिंग था। आपके जीवन का सबसे रोचक हिस्सा मुझे लगा कि आपको किसी से प्यार हुआ, फिर आपका उनसे अलगाव हुआ, फिर अंताक्षरी में एक और किसी शख्स से प्यार हुआ, एक बेटी हुई, फिर तीसरी शादी पहली पत्नी से आपकी हो गई। थोड़ा सा मुझे बताइए, क्योंकि ये थोड़ा अनयूजुअल लव है। ये प्यार क्या होता है? सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि प्यार की परिभाषा आपकी नजर में क्या है? जो भी एग्जिस्टेंस ने हम मनुष्य जाति को जो भी वरदान से विभूषित किया है, उसमें से प्रेम हमारे जीस्त का, हमारे एग्जिस्टेंस का, हमारे अस्तित्व का केंद्र बिंदु है। इसके बिना हमारा अस्तित्व कुछ नहीं है। प्रेम और कुछ नहीं, अंत में अपने आप से प्रेम, और किसी से नहीं तो अपने आप से प्रेम, अपने आप से प्रेम। आत्महत्या जो एडोल्फ हिटलर ने की अपनी गर्लफ्रेंड जो इवा ब्राउन के साथ, वो भी वही था, अपने आप से प्रेम में असफल हो जाना। इसीलिए तो मरता है वो। तो प्रेम के बगैर अस्तित्व संभव ही नहीं है। हमारी और आपकी लव स्टोरी जन्म के साथ ही शुरू होती है, जन्म के साथ शुरू होती है। और प्रथम प्रेम होता है आपकी जननी, हमारी माता से। और माता पूजनीय है। माता दुनिया की कोई भी माता हो, इसीलिए हर स्त्री पूजनीय है। आपको पूरा हक है उस स्त्री के साथ झगड़ा करने का। अगर आपकी माता हो, आपकी प्रेमिका हो, पत्नी हो, बहन, निरादर करने का कोई हक नहीं है। निरादर नहीं करना, ना। तो प्रथम प्रेम होता है माता से, फिर पिता से, भाई बहन से। उसके बाद प्रेम एक नई करवट बदलता है जब प्रेमिका आपके जीवन में आती है। और ये प्रेम जो है फिर एक नई परिभाषा लेके आता है, नई परिभाषा। इसी के ऊपर फिर सिगमंड फ्राइड का उत्थान होता है। इसी के ऊपर एडिपस कॉम्प्लेक्स हो गया, फिर इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स हो गया, इसी के ऊपर इवान पावलोव हो गया, इसी के ऊपर कार्ल गुस्ताव युंग, होते चले जाते हैं। फिर तो अथाह है, फिर तो जिसे आप सेक्स का बात करते हैं, जिसे यौन संबंधों की बात करते हैं। तो प्रेम के बगैर नटशेल में आपका अस्तित्व संबंध नहीं है। कम से कम अपने आप से प्रेम करना, अपने आप से तो सभी प्रेम करते हैं। तो प्रेम सुप्रीम, वो प्रेम आपका हो, किसी का भी हो। और अगर मिलो यार किसी से, तो मैं अपने व्यक्तिगत निज कारणों की वजह से मैं एक कपल को कभी बिछड़ता हुआ देख नहीं सकता हूँ। मुझे बहुत, मतलब अनजान आदमी को भी अगर मैं देख लूँ तो मुझे बहुत दुख होता है कि यार क्यों करता है यार, इनको मिलाया क्यों और फिर इनको बिछड़ क्यों झगड़ा कर रहे हैं यार ये। तो मैं पर्सनली बहुत डिस्टर्ब हो जाता हूँ, बिकॉज पर्सनल रीज़न की वजह से मैं डिस्टर्ब हो जाता हूँ। और जहाँ तक मेरी अपनी प्रेम कहानी है, वो ऐसी नियति थी कि मुझे नहीं मालूम था कि मेरी सोलमेट है वो मेरी जीवन में आएगी, मैं उससे विवाह करूँगा और उसके बाद हम दोनों अलग हो जाएंगे, हमारा रीयूनियन होगा और हम उसके बाद डिस्कवर करेंगे कि अबे पागल थे हम पागल हैं, मूड थे, बेवकूफ़ थे, हम तो सोलमेट हैं। एक होता ना पति पत्नी, हाँ ठीक है पति पत्नी तो बहुत हैं, सोलमेट होना। तो कैसे पता लगता है कि सर ये सोलमेट है? जैसे आपने पहली शादी की,
आप लड़े झगड़े होंगे, आप अलग नहीं हो नहीं गए। कुछ नहीं नहीं कुछ कुछ तो गड़बड़ रहा होगा तभी अलग हुए होगे, नहीं नहीं यार, सीधी सिंपल सी बात है या मोह कि भंग हुआ होगा। ना ना ना, हुआ क्या कि उसने जब घर पे जाके बताया, शी वॉज जस्ट 14-15 साल छोटी थी यार। सो मुझे पता नहीं कि मैं एक कमरे में रहने वाला, और मुझे लड़की पसंद आ गई। हाँ, आप समझे ना, तो अपने को तो कोई, हाँ भाई वो तो जबान के तो धनी आप हैं ही। हाँ, वो तो पसंद आनी चाहिए। तो उसके बाद शादी भी कर ली यार। मतलब मैं 31 मार्च को शाम को 5 बजे मिला था, और 5:35 पे मैंने प्रपोज कर लिया शादी के लिए। लव वव नहीं, शादी। 17 दिन बाद शादी भी कर ली। 17 दिन के बाद शादी भी कर उनको ली। सोचने समझने का मौका नहीं दिया आपने। हाँ, एक अमेरिकन वहाँ पली बड़ी, वहीं पैदा हुई, एजुकेशन सब, उसको एक हिंदुस्तानी, और वो भी एक मतलब अगली क्रीचर और बहुत ही जूनियर आर्टिस्ट, स्ट्रगल करता हुआ आदमी, एक कमरे में रहता हुआ, जिसके घर के में मतलब वेस्टर्न कमोड तक नहीं था यार। तो आप समझ सकते हैं, उसके बाद जब पता लगा उसके घर पे वो अपने माँ बाप की इकलौती संतान है अमेरिका, तो वहाँ पे ध्यान भंग हुआ, वहाँ निर्णय, माता पिता का प्रेशर, तो इस वजह से हो गया। मुझे कोई शिकायत नहीं है। फिर उसके बाद 2-3 साल के बाद इस तरह से हुआ कि दूसरी एक, वो भी अचानक ही हो गया, ना लेना ना देना, बस ऐसे ही है कि मैं क्या यार, बस हो कर गई लेते शादी। शादी। उस चीज़ का मुझे बहुत दुख है कि मैंने उस लड़की का जीवन क्यों बर्बाद किया। दूसरी शादी जिनसे आपको एक बेटी हुई। जी, वो दुख मेरी चिता पर जाएगा मेरे साथ। शायद मैंने आज तक कभी किसी को बताया नहीं है, पब्लिक में तो कभी बताया नहीं, क्योंकि ये मेरी पर्सनल लाइफ है। जब तक मैं आपको डिस्टर्ब नहीं कर रहा हूं, तब तक आपको मेरी पर्सनल लाइफ से क्या लेना देना। सही बात है, बट जब मैंने, क्योंकि मैं आपके बारे में पढ़ रहा था, तो उसमें आया कि आपने उन्हें नहीं रिश्ते के बारे में बताया था, उन्हें पता लग गया था कि आप अपनी फर्स्ट वाइफ के साथ वापस टच में आ चुके हैं, और फिर वो उनके लिए एक सेटबैक था। जबकि जो आप अभी शी स्लैप्ड मी, she slapped me and she asked for the divorce, not me. She shouldn't have taken that rash decision. Anyway, just forget it. Just forget it. ठीक है। मेरी गलती है, और इस जन्म में उस दोष से मैं मुक्त तो नहीं हो पाऊंगा। मेरी वो चिता के साथ ही जाएगा, वो दुख है। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता हूं कि जो भी मेरे हाथ में संभव है वो उनके लिए करूं मैं, और अपने जीवन की आखिरी सांस तक उनके लिए करूंगा मैं। लेकिन लाइफ ऐसी है। बट लेकिन उसी कारण से, मतलब अगर आप, आर यू मैरिड? नॉट इट सर। हाँ, तो भगवान ना करे कि आपके और आपके जो भी आए आपके जीवन में, आपकी जीवन संगनी, उसके बीच में कोई भी ज़रा सा भी ड्रिफ्ट होते हुए मेरे को बहुत तकलीफ होती है, जबकि मैं आपको जानता नहीं हूँ। इसी वजह से? हाँ, बस इसी वजह से। किसी भी अनजान जोड़ा भी चला रहा था, तो मेरे मन में से, मेरे हृदय में से उनके लिए आशीर्वाद निकलता है हमेशा, दोनों सुखी रहो, ऐसे ही रहना, प्यार में रहना, अलग मत होना। आई एम सो टची अबाउट दिस सब्जेक्ट। मैं किसी लड़की को दुखी नहीं देख सकता, और मैं कभी भी नहीं चाहता हूं कि कोई लड़का, झगड़ो आप, लेकिन झगड़ा एक मर्यादा के अंदर होना चाहिए। मैं किसी स्त्री का अपमान नहीं देख सकता हूं, किसी भी लड़की का नहीं देख सकता, ये तो डेफिनेटली बात है। और मैं बिल्कुल ये भी नहीं पसंद करता कि कोई लड़की किसी लड़के का अपमान करे। थोड़ा सा ये पूरी दुनिया, जो मुझे पिछले साल जो मुझे डॉक्टरेट मिली है, उस पर ये लिखा हुआ है कि अन्नू कपूर का ये मानना है कि इस दुनिया ने बहुत जीनियस हर क्षेत्र में प्रोड्यूस किए हैं। बड़े बड़े डॉक्टर्स बनाए हैं, साइंटिस्ट बनाए, आर्किटेक्ट्स बनाए, बड़े बड़े सिंगर्स बनाए हैं, डांसर्स बनाए हैं, एक्टर्स बनाए हैं। दिस वर्ल्ड विल बी more blessed if it can produce good human being, and unfortunately the world has stopped producing good human
डजंट प्रोड्यूस। संसार का अंत तो नहीं है। ये जितने भी धमकियां तुमको देते हुए मिलते हैं कि थर्ड वर्ल्ड वॉर हो जाएगा और न्यूक्लियर वो हो जाएगा, ये सब धमकियां हैं। इनको सबको बहुत अच्छी तरह से मालूम है कि हम तो डूबे हैं सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। कुछ नहीं होने वाला। और हमारा देश तो अपने बेस्ट पीरियड से गुजर रहा है। बहुत अच्छा पीरियड है ये, बहुत अच्छा पीरियड है, बहुत अच्छा पीरियड है। आप देखिए हमारी बच्चियां कहाँ कहाँ पूरे दुनिया के अंदर स्त्री आगे बढ़ रही है। मैंने कल यहाँ की जो चीफ मिनिस्टर है उनसे कहा कि मैं आपके लिए प्रार्थना करूँगा कि आप पुरुषों का बनाया हुआ समाज कहाँ पे पहुँच चुका है, तुम्हारा और हमारा बनाया हुआ। हमने अपने जंजाल में, अपने स्वार्थ में स्त्री जाति को ऐसा फंसाया है, फंसा लिया। द्रौपदी जाती है भीष्म पितामह के पास आशीर्वाद लेने, चरण स्पर्श करती है। भीष्म पितामह कहता है सदा सौभाग्यवती भाव, तुम्हारा सुहाग जिंदा रहे। आशीर्वाद उसको नहीं दे रहे, उसके खसम को दे रहे हैं, उसके पति को दे रहे हैं। जिस पति ने प्रॉपर्टी समझ के एक स्त्री को जुए की ताव पे लगा दिया, ये इज्जत आज नहीं लगा सकते बॉस, आज नहीं लगा सकते। नारी का सशक्तिकरण उसे बहुत आगे ले गया है। तो एक जरूरत है, मैंने आपकी चीफ मिनिस्टर को कहा, जरूरत है कि एक मौका दिया जाए, स्त्री हमें लीड करे, संसार को लीड करे। युद्ध होते हैं, युद्ध में लोग मरते हैं। मरने वाला किसी का भाई हो या ना हो, किसी का पति हो या ना हो, एक मां का बेटा जरूर होता है। ये दुनिया की सारी माएं अगर इकट्ठी हो जाएं कि हम अपने बच्चों को अब लड़ने के लिए नहीं भेजेंगे, तुझे कसम है तू, तो शायद हो सकता है इस दुनिया में शांति। थोड़ा सा ठीक जगह बनाओ यार। किसी ने मुझसे सर एक पॉडकास्ट में कहा था कि किसी का पिता पढ़ा लिखा हो तो ज़रूरी नहीं कि उसकी औलाद भी पढ़ी लिखी होगी, बट अगर माँ पढ़ी लिखी हो तो गारंटी है कि बच्चा पढ़ा लिखा होगा। भैया, माँ से बड़ी कोई हस्ती नहीं है, माँ से बड़ी कोई हस्ती नहीं है, माँ से बड़ी कोई हस्ती नहीं है। आपके माता पिता, उनके जैसा कोई नहीं है। यार कॉमेडी वाली बात करो यार, ये क्या बात कर रहे हो तुम लोग। आपकी फिल्मों पे सर आते हैं सर अब, क्योंकि एंड आ गया है। गंदी बात करो आप, ये क्या है ये खत्म करते सर, एंड पार्ट आपका है। मैं आपकी फिल्मों का नाम लूंगा सर। जी, हम सबको आपने खूब हंसाया है, रुलाया है। मैंने फिल्में ही नहीं देखी हैं, तुम फ्लॉप हो जाओगे। मैंने फिल्में ही नहीं देखी हैं। फिर भी थोड़ा कोशिश करते। हाँ जी, मैं कुछ फिल्मों एक रैपिड फायर तरह खेल लेते हैं। मैं आपकी 2 फिल्मों का नाम लूंगा, आपको चूज करना होगा। जी। मंडी या मिस्टर इंडिया? मिस्टर इंडिया। ओके। मिस्टर इंडिया या तेजाब? तेजाब मैंने देखी नहीं है, ना मिस्टर इंडिया देखी है, लेकिन मिस्टर इंडिया का काम मुझे याद है। मिस्टर इंडिया राम लखन? ऑब्वियसली मिस्टर इंडिया। मिस्टर इंडिया या एतराज? मिस्टर इंडिया। मिस्टर इंडिया सात खून माफ? सात खून माफ। सात खून माफ या विक्की डोनर, जिसके लिए आपको अवार्ड मिला? नहीं, इसलिए नहीं कि विक्की डोनर के लिए अवार्ड मिला है, बल्कि विक्की डोनर इस हमारे कंट्री के अंदर जो ओरिजिनल कुछ कंटेंट बना है उनमें से एक फिल्म है। और ओरिजिनल कंटेंट आपके देश में 2% बनता है, उनमें से एक फिल्म है विक्की डोनर, ओरिजिनल कंटेंट है उसका। हार्ड सब्जेक्ट था, मतलब उस टाइम के हिसाब से। कितनी खूबसूरती के साथ जूही और शुजीत ने उसको निभाया है। लोग फैमिली के साथ देखने जाते हैं, ये है उस डायरेक्टर की खासियत। और असहज नहीं होते? बिल्कुल नहीं सर, बिल्कुल नहीं। ये शुजीत और हम लोग चले जाएंगे, तब उसके बाद समाज को पता पड़ेगा कि क्या फिल्म बनाई है। वही वाली बात कि जीते जी लोग इज्जत नहीं करते। हाँ, कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम। बट दैट्स अ स्पेशल फिल्म। मैंने आपसे कहा ना, 2% जो ओरिजिनल फिल्म्स हमारे देश में बनी है उनमें से एक विक्की डोनर है।
आप और आयुष्मान जब भी आते हो तो अच्छा काम करते हो, नहीं ज़रूरी नहीं है ऐसा। मतलब फिर भी आप दोनों की जोड़ी अच्छी लगती है। वो उसको अच्छी लगी होगी राज को कि वो ले लिया उसको के। ड्रीम गर्ल में भी फिर आप लोग आए। हाँ, ना मैंने पहली देखी है ना दूसरी देखी है, तो मैं कुछ कह नहीं पाऊंगा। लेकिन लोगों का कभी कभी ऐसे आप जैसे जो मिल जाते हैं भाई, तो कहते हैं यार उसमें वो क्या, तो तब पता पड़ता है अच्छा ठीक ठाक हो गया होगा काम, अच्छा लगा होगा काम। एक कोई लाल किले की कहानी आप बता रहे थे मुझे, कौन सी? आपने जिक्र किया था लाल किले की एक खूबसूरत कहानी है। अच्छा, अच्छी कहानी, प्रेरणादायक कहानी है। क्या हुआ कि बरसों पहले की बात है कि लाल किले पे एक कवि सम्मेलन था, मुशायरा था। उसमें बड़े बड़े साहित्यकारों ने भाग लिया। एक महाकवि डॉक्टर रामधारी सिंह दिनकर भी थे, और स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री माननीय नेहरू जी। पंडित जी का भी आगमन हुआ। सो सीढ़ियाँ थी, सीढ़ियों पे पंडित जी तेज़ी से चढ़ने लगे, और पीछे ही दिनकर जी भी थे। और पंडित जी का ऊपर चढ़ते चढ़ते सीढ़ियों पे हल्का सा पैर फिसला और नीचे बैलेंस बिगड़ गया, और पीछे क्योंकि दिनकर जी थे, दिनकर जी ने संभाल लिया, उन्हें गिरने से बचा लिया। तो पंडित जी ने कहा थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद। तो दिनकर जी ने कहा पंडित जी धन्यवाद की कोई आवश्यकता नहीं है, भारतीय राजनीति जब जब लड़खड़ाएगी तब भारतीय कला और संस्कृति उसे संभाल लेगी। यस सर, ऐसे लोग, ये कहने वाले अभी भी हम जब देखते हैं, मैं उर्दू के कुछ शायरों को सुनता हूं जो यंगस्टर्स हैं, इतना बेहतरीन लिख रहे हैं जिसकी कोई हद नहीं है, इतना बेहतरीन लिख रहे हैं कि मैं आपको बता नहीं सकता हूं। क्या चिंतन है, क्या चिंतन है। कोई लाइन अगर आप सुनाना चाहो। धोखा है एक फरेब है, मंजिल का हर ख्याल। धोखा है एक फरेब है, मंजिल का हर ख्याल। सच पूछो तो सारा सफर वापसी का है। सच यही है। यंग लड़का लिख रहा है यार, यंग लड़का लिख रहा है। क्या लिख रहा है यार, मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। हा, एक से देना भाई, कहाँ है, एक सेकंड जरा। सुनो भैया सुनो, इसके साथ ही आज वो करेंगे। तो पता नहीं क्या यार, दूसरी बार यार नीरज तुम जहाँ पे ले आते ऐसे सवाल पूछवाते हो जहाँ, मैं तो बड़ा सेंसिटिव आदमी हूँ ना, मैं तो आंसू तो मैं लुटाने के लिए तैयार रहता हूँ। आंसू, एक मिनट देना, मेरी सिस्टर के। सलीम साहब ने सर एक लाइन कही थी आंसुओं पे, हाँ कि आंसू अगर निकलें तो खुद पूछिएगा, हाँ, अगर लोग पूछने आए तो वो सौदा करने लगेंगे। तो हमेशा आलिमों से ही नहीं मिलते सबक सारे। आलिम मतलब इंटेलिजेंट, बुद्धिमान। हमेशा आलिमों से ही नहीं मिलते सबक सारे, कभी कुछ जाहिलों से भी मगजमारी जरूरी है। कितना बढ़िया, क्या लिखा है, कितना बढ़िया है, कितना बढ़िया है, कितना बढ़िया है। बहुत अच्छे राहत, अच्छी चीजें पढ़ो, अच्छे लोगों के आपको साथ। राहत इंदौरी साहब पसंद है सर? हाँ, मैं देखो, मैं लाख कह दूं आकाश हूं जमी हूं मैं, ये राहत इंदौरी का ही है। मैं लाख कह दूं आकाश हूं जमी हूं मैं, मगर उसे तो खबर है कि कुछ भी नहीं हूं मैं। ये यार, आप कुछ भी बन जाए, अपनी औकात में रहो। जिस दिन आप अपनी औकात में रहोगे, चीजें ठीक ठाक रहेंगी। आपके चैनल के माध्यम से तथाकथित स्टार्स को, जो फिल्मी स्टार्स हैं उनको भी, जो उद्योगपति हैं उनको भी, और जो सरमाएदार हैं, आपके सियासतदान हैं, जो आज हैं कल नहीं थे, या जो कल थे आज नहीं हैं, उन सब के लिए हम लाए हैं तूफान से कश्ती निकाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के।
तुम ही भविष्य हो मेरे भारत विशाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। और आगे हम सबके लिए पता है क्या है, आराम की तुम भूल भुलैया में न भूलो, आराम की तुम भूल भुलैया में न भूलो, मस्ती के हिंडोलों में मगन हो के न झूलो। अब वक्त आ गया मेरा हंसते हुए फूलों, उठो छलांग मार के आकाश को छू लो। तुम गाड़ दो गगन पे तिरंगा उछाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। ये है सर, ये कवि प्रदीप की रचना है। ये हम सब लोगों के लिए एक संदेश है कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी का। टिल वी टेक द कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर आवर सोसाइटी, वॉट एवर हैज हैपेंड, वी आर रिस्पॉन्सिबल, आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। तो भारत अपनी खोई हुई गरिमा को दोबारा प्राप्त कर सकता है, वरना सिर्फ लफाजी होगी और इसके अलावा कुछ नहीं होगा। बहुत अच्छा टाइम है हमारे देश का, वर्ल्ड का ही बहुत अच्छा टाइम है। कितने नवीन नवीन टेक्नोलॉजी के सहारे, पहले 27, 28, 30, 40, छत्रपति शिवाजी महाराज केवल 50 वर्ष की आयु में जितना कर सकते थे इस दुनिया की सेवा, भारत देश की सेवा करने के बाद वो चले गए, छत्रपति शिवाजी महाराज। लेकिन आज एक आम आदमी की जो एवरेज है 75 से ज़्यादा है। मॉडर्न साइंस ने, मॉडर्न मेडिकल साइंस ने कितना आगे बढ़ गया है। बहुत अच्छा टाइम है, बहुत अच्छा और है। थोड़ा सा अनुशासन आए, अनुशासन से एकता आ सकती है। थोड़ा सा अनुशासन चाहिए, थोड़ा सा गवर्नमेंट को और जनता को भी समझना चाहिए, स्ट्रिक्ट रूल्स बनाने चाहिए। स्ट्रिक्ट रूल्स नहीं बनाएंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। सेक्युलरिज्म का मतलब ये नहीं है कि आप गाली देते फिरे। सेक्युलरिज्म बहुत सार्थक होना चाहिए, मीनिंगफुल होना चाहिए, बहुत बहुत इनोवेटिव और कंस्ट्रक्टिव होना चाहिए। सवाल मेरे मन में बहुत सारे, लेकिन समय क्योंकि अब धीरे धीरे समापन का है। एक गाना मुझे बहुत पसंद है किशोर साहब का, अगर आप 2 लाइन सुना देंगे मुझे। कौन तो सा? आदमी जो कहता है जिंदगी भर वो सदाएं पीछा करती हैं, किशोर साहब का कुछ भी। हाँ अच्छा, वही जो मैं गुनगुना रहा था वो, उसी गाने को गुनगुना देता हूँ। या बिल्कुल एक थोड़ा सा रेयर सा गाना आपको सुनाता हूँ, लेकिन देखिएगा गाने में दम है। मैं तो गाना ही वो चुनता हूँ जिसके अंदर दम हो, म्यूजिकली भी दम हो और लिरिकली भी दम हो। लिरिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, उसी के माध्यम से लल्ला लुल्लू करके तो हम बात नहीं कर सकते। हमको शब्दों का इस्तेमाल करना है, भाषा का इस्तेमाल करना है, इसलिए बहुत सोच समझ के भाषा का इस्तेमाल। और आपके प्रोग्राम के बीच में अगर मैंने किसी के लिए कुछ अपशब्द कहे हों या इस तरह की फीलिंग आई हो तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। मेरे लिए कोई इम्पॉर्टेंट, किसी की बुराई करना इम्पॉर्टेंट नहीं है ना, ऐसा वो मेरी ज़िंदगी का फोकल पॉइंट नहीं है। बहुत सारी और भी चीज़ें हैं जिनके ऊपर चर्चा की जानी चाहिए। किसी इंडिविजुअल के बारे में बोलने में मुझे कोई नहीं, जब तक कि आप कोई पूछे नहीं तो मुझे किसी से अगर कोई गलती हो गई किसी के बारे में, नवाज़ के बारे में या प्रियंका के बारे में, तो क्षमा प्रार्थी हूँ। मैं बहुत माफ़ी मांगता हूँ कि अगर वो हर्ट हो गई हो। हर्ट वर्ट करना मेरा काम नहीं है। बहरहाल आप सबको एक नज़र है। खुशी दो घड़ी की मिले ना मिले, खुशी दो घड़ी की मिले ना मिले, शमा आरज़ू की जले ना जले, खुशी हर कदम पर नए मरहले थे खड़े, हर कदम पर नए मरहले थे खड़े, कुछ घड़ी दम लिया फिर चले, खुशी दो घड़ी की
मिले ना मिले। 2 लाइनें अर्ज कर रहा हूं कि दिल दुखाकर आजमा कर या रुलाकर छोड़ना। चले गए गौहर साहब, कानपुरी साहब। दिल दुखाकर आजमा कर या रुलाकर छोड़ना, हमने सीखा ही नहीं अपना बनाकर छोड़ना। दिल दुखाकर आजमा कर या रुलाकर छोड़ना, हमने सीखा ही नहीं अपना बनाकर छोड़ना। हैं तरीक़े और भी मुझसे बिछड़ने के लिए, हैं तरीक़े और भी मुझसे बिछड़ने के लिए। क्या ज़रूरी है कोई तोहमत लगाकर छोड़ना, क्या ज़रूरी है कोई तोहमत लगाकर छोड़ना, ताकि दुनिया ये न समझे हम में दूरी हो गई, ताकि दुनिया ये न समझे हम में दूरी हो गई। साथ जब भी छोड़ना मुस्कुराकर छोड़ना। जय हिंद, वंदे मातरम। Thank you so much, sir. Lovely talking to you.